तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बायो फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्टिंग के चैप्टर 3 का। इसमें हम डिस्कवर करेंगे वर्मी कल्चर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्मी कल्चर यूज के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, बेनिफिट्स और उसके मेरिट्स क्या है, जो दोनों एक ही बात होती है। तो उनके बेनिफिट्स क्या है और उनके लाइक डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और उसे हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। कि क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करते हैं वर्मी कल्चर। Vermiculture क्या होता है? It is a technique based on utilizing some species of earthworm to convert organic waste into vermicompost, which is again the product of decomposition by various forms. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम ना सम स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि यूटिलाइज करते हैं। कुछ स्पीसीज लेते हैं अर्थवॉर्म की और उसे क्या करते हैं और यूज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने में। क्या होता है ना कि हमने सिंपल खाद तो बनाई हुई है, लेकिन क्या होता है वर्मी जो अर्थवॉर्म्स होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थवॉर्म की स्पीसीज होती है, उनके पास वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है, वेरियस टाइप ऑफ एबिलिटीज होती है कि वो जो कचरे को ना इजीली डाइजेस्ट करके अपने यूजेबल कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो इजीली वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में यूज हो सकता है। हम क्या कह सकते हैं इसे? हम इसे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम अर्थवॉर्म से ट्रीट करते हैं, हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, कचरा हो गया, गीला कचरा, उसे बेसिकली जब हम अर्थवॉर्म से कंपेयर वो करते हैं, अर्थवॉर्म से एक्टिव करते हैं, अर्थवॉर्म से यूटिलाइज करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसे ना ईट करके उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो कि अगेन हम एक प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन बाय वेरियस फॉर्म, जिसे हम अगेन अर्थवॉर्म के कॉन्टैक्ट में लाने से क्या होते हैं, उसे हम डिकम्पोज करवाते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग वर्म्स की दैट टेक प्ले पार्ट इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड टर्न इट इनटू न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है वो इतना ज्यादा रिच होता है, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, जिसे हम फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली केमिकल फर्टिलाइजर्स बट ऑल्सो ये वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो कि न्यूट्रिशन रिच होते हैं। हम खाद को भी फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जब हम खाद को सोइल में डालते हैं तो उससे काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इजीली प्लांट्स में हार्वेस्ट होते हैं, हार्वेस्ट क्या एब्जॉर्ब भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट को एक एनरिचमेंट प्रोवाइड होती है, एक फर्टिलिटी प्रोवाइड होती है। द केमिकल फर्टिलाइजर से बेहतर तो वर्मी कंपोस्ट है, जिससे हमें लेना चाहिए। The worms consume the decomposing organic material and flush it on one out of their system. जो worms होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज करके उसे अपने सिस्टम के बाहर, यानी कि अपने लाइक एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू अपने सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं, विच इज रेफर टू एज worm manure, जिसे हम worm manure के नाम से जानते हैं। मैन्योर मतलब खाद और worm मीन्स जो कीड़े हम यूज करते हैं। वो क्या करते हैं जब इसे खाते हैं तो जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है, जो वो निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो जो होता है वो उसके कंपोस्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम, व्हिच इज रेफर्ड टू एज वर्म मैन्योर। अर्थवर्म दैट आर कॉमनली यूज्ड इन वर्मीकल्चर आर, जो अर्थवर्म्स मेनली वर्मीकल्चर में यूज करते हैं वो है इसीनिया एंड्रे, एसीनिया फेटिडा एंड ल्यूम्ब्रिकस रुबिलस, हॉर्टिकल्चर इन टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, तो एसीनिया एंड्रे, एसीनिया फेटिडा, ल्यूम्ब्रिकस रुबिलस ऐसे हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं हम, ऐसे स्पीसीज अर्थवर्म की जो कि हम यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर में, यानी कि पेड़ पौधे उगाने में, फल वेजिटेबल्स उगाने में, सब्जियां फल सब्जियां उगाने में, टेम्परेट क्लाइमेट में उगाते हैं। एनफेरेटिमा पेरोनिक्स, हवानिया एक्सकावेटस एंड यूड्रिलस युगने यूजीने एंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज है जैसे इसीनिया एंड्रे, एसीनिया फेटिडा एंड ल्यूम्ब्रिकस रुबिलस, ये तो हॉर्टिकल्चर करती है हर टेम्परेट क्लाइमेट्स में। लेकिन कुछ है फेरेटिमा पेरोनिक्स, प्रोनिक्स, हवानिया एक्सकावेटस एंड यूटिलस यूजीनी, इसे हम ट्रॉपिकल एरियाज में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज में ही हम इन्हें यूज करते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज की सराउंडिंग होती है ना, तो उसके बेस पे हम इन्हें यूज करते हैं। ये हमें ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं। In short, vermiculture and vermicomposting are the cultivation of earthworm and the use of earthworm to decompose organic waste into nutrient rich. वर्मिकल्चर और वर्मिकम्पोस्ट को हम कल्टीवेशन में भी यूज कर सकते हैं। वर्मिकम्पोस्ट मतलब जो कंपोस्ट बनता है अर्थवर्म की मदद से। आर द कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म एंड द यूज ऑफ अर्थवर्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच। सिंपल सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को हम अर्थवर्म से वो ट्रीट कराते हैं, जिससे कि वो उसे डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट में कन्वर्ट कर दे। वर्मिकल्चर मीनिंग, वर्मिकल्चर क्या मतलब है? In general term, vermiculture means the cultivation of earthworm in order to use them to convert organic waste to nutrients. वर्मिकल्चर का मतलब ये है कि कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म मतलब कि कल्चर करना, मतलब कल्चर मतलब वर्म जो अर्थवर्म होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, जो कान खजूरे होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं,
जिसे हम अर्थवर्म बोलते हैं। अर्थवर्म को क्या हिंदी में बोलते हैं? कमेंट करो जल्दी, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा। कानखजूरे ही बोलते हैं। क्या होता है? इन ऑर्डर टू यूज देम टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट टू न्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच फर्टिलाइजर। ठीक है? तो जो कल्टीवेशन होती है ना अर्थवर्म की, यानी कि कल्चर करते हैं। कल्चर मतलब हम अर्थवर्म को यूज करके हम जो न्यू वो होता है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, उसे हम अर्थवर्म से वो करवाते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में हम क्या करवाते हैं? उसे एक्टिव कराते हैं, उसे हम रिएक्ट करवाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट न्यूट्रिएंट रिच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होता है, उसी को ही बोलते हैं वर्मी कल्चर। इट अलाउ अस टू ग्रो ऑर्गेनिकली रिच कंपाउंड। सिंपल सी बात है, ये हमें ऑर्गेनिकली रिच कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है। वर्मी कल्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। जो वर्मी कल्चर है वो हमें 1970 में सबसे पहले मिला था एक बायोलॉजी टीचर के अनुसार, जिसे बोलते हैं मैरी अपेलिफ। मैरी अपेलहिफ, अब मैरी से याद कर लो, मैरी अपेलहिफ। उन्होंने क्या किया था, एक आइडिया डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने रेड रेगुलर वर्म यानी कि एसिनिया फिटिडा को यूज किया था इन इंडोर एंड आउटडोर सिस्टम टू कन्वर्ट किचन वेस्ट टू वर्म कंपोस्ट। आप समझ रहे होंगे कि अब मैं इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बोल रहा, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ सारा का सारा, ताकि आप एक कहानी के फॉर्म में याद करो। मैं आपको सारे के सारे कहानी के फॉर्म में याद कराता हूँ, कुछ नहीं है। एक टाइम की बात है, वर्मी कंपोस्ट वर्मी कल्चर डिस्कवर हुआ 1970s की बात है। एक जो साइंटिस्ट थे मैरी अपेलिफ, उन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर और घर के बाहर एक रेड रिगल वर्म यानी कि इसिनिया फेटिडा को यूज करना शुरू कर दिया। जिससे उन्होंने अपने घर का गीला कचरा जो किचन से निकलता था, जो रसोइयों से निकलता था, उसे वर्म कंपोस्ट यानी कि खाद में बदलना शुरू कर दिया। ये खाद में बदलने का काम क्या होता था? वर्मी कंपोस्ट में आता था। कंपोस्ट यानी कि जो खाद बनती थी वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो थी यानी कि गीला कचरा, उससे न्यूट्रिएंट रिच यानी कि जो इजीली फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाए, उस न्यूट्रिएंट रिच फॉर्म में उसे कन्वर्ट करती थी। वर्मी कल्चर की कुछ टेक्निक्स होती है, इसमें 3 तरह के टेक्निक्स होते हैं जिसे हम वर्मी कल्चर में यूज़ करते हैं वर्म्स के साथ। एक होती है मैनुअल टेक्निक, एक होती है माइग्रेशन टेक्निक और एक होती है मैकेनिकल टेक्निक। मैनुअल नाम से ही पता चल रहा है, मैनुअल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं और सेलिंग वर्म। मैनुअल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग होता है जिसमें जो फार्मर्स हैं वो वो छोटे-छोटे दामों पे या फिर छोटे-छोटे जगहों पे अपनी-अपनी दुकानें खोल के वर्म यानी कि कीड़ों को सेल करते हैं, यानी कि कीड़ों को बेचते हैं। जो वर्म्स होते हैं वो सॉइल में हार्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग हैंड्स। मैनुअल मेथड है ना, मतलब मैनुअल जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में होता है ना मैनुअल गियर, मैनुअली पाते हो ना हाथों से, बस वैसे ही होता है। इसमें ना जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनसे जो अर्थवर्म होते हैं वो खरीद लिए जाते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं, दूसरे फार्मर जिन्होंने खरीदा, उन्होंने क्या किया, ये जो अपने हाथों में इस कीड़ों को लिया और वो ज़मीनों में गाड़ दिया, इसे ज़मीनों में डाल दिया। द ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच कंटेन अर्थवर्म इज केप्ट ऑन द फ्लैट सरफेस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो अर्थवर्म के साथ रिएक्ट करवाना है, उसे हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं एंड एक्सपोज टू सनलाइट, और उसे हम सनलाइट से एक्सपोज कराते हैं, यानी कि धूप में एक्सपोज करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द अर्थवर्म आर सेंसिटिव टू लाइट। ये बात नोटिस करने वाली है कि ऐसा नहीं कि कहीं पे भी धूप में रख दिया अर्थवर्म को। अर्थवर्म जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट में, और ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से वो डेड डेड भी हो सकते हैं। उन्हें ज़्यादातर पानी में रखा जाता है, ताकि वो पानी की वजह से, क्योंकि वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनको कम से कम पानी में रखना चाहिए या फिर गीली मिट्टी में रखना चाहिए, या फिर धूप में तो लाओ ही मत। तभी क्या होता है कि जब धूप चली जाती है तब जो अर्थवर्म होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो धूप आती है तब वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है इसमें कि जो वो अर्थवर्म होते हैं, उन्हें एक अर्थवर्म को फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जिसके अंदर अर्थवर्म होता है उसे फ्लैट सरफेस पे रख के सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। बट ये बात मानने वाली है कि जो अर्थवर्म होते हैं वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हल्की हल्की धूप चलेगी लेकिन बहुत तेज धूप नहीं होनी चाहिए। सो वंस दे आर एक्सपोज टू सनलाइट दे डाई बिलो द सरफेस। एक बार वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए तो वो नीचे चले जाएंगे जमीन के। द हार्वेस्टर विल देन रिमूव द ऑर्गेनिक लेयर अबव। हार्वेस्टर जो होगा, यानी कि जो उसे हार्वेस्ट कर रहा है, जो उसे कल्चर कर रहा है, यानी कि जो जो ज़मीन वो मतलब खेती कर रहे हैं, वो उसे क्या करेगा, ऑर्गेनिक लेयर को निकाल लेगा। एंड वंस द वर्म्स आर सीन दे आर हार्वेस्टेड। और जैसे वर्म्स दिख जाएँगे कि मतलब वर्म्स ने उनको क्या कर दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब न्यूट्रिएंट रिच में कन्वर्ट कर दिया, तो वो उसको क्या कर देगा, हार्वेस्ट कर देगा, यानी कि उसको निकाल लेगा अर्थवर्म्स को। ठीक है? माइग्रेशन मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि एडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्थवर्म की टेंडेंसी को मेजर करता है टू माइग्रेट फॉर वन न्यू लोकेशन टू फॉर फूड। ठीक है? जो अर्थवर्म होते हैं वो एक फूड से दूसरे फूड की तरफ जाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये माइग्रेशन के मेथड को ट्राई करेंगे, जिसमें इन्होंने एडवांटेज लिया अर्थवर्म की टेंडेंसी का कि वो खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते हैं। उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक रीज़न निकाला। उन्होंने अनियन बैग्स को एंड स्क्रीन आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। जो अनियन बैग्स थे, प्याज से भरे हुए जो बैग्स थे, और स्क्रीन्स थी, उन्हें क्या कर दिया गया, हार्वेस्टिंग के फॉर्म में यूज़ किया, यानी कि खेती के फॉर्म में यूज़ किया। एट द बॉटम सरफेस ऑफ द स्क्रीन, अ बॉक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड वेयर द वर्म वुड बी कलेक्टेड।
जो बॉटम सरफेस ऑफ द स्क्रीन है ना, मतलब जो स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन मोस्टली आप कह सकते हो ये जो ऑर्गेनिक जो फ्लैट सरफेस है ना, उसे स्क्रीन बोला गया है। और जो स्क्रीन है ना, उसे हम उसके ऊपर एक बॉक्स रखेंगे एट द बॉटम सरफेस ऑफ द स्क्रीन। अ बॉक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। जो बॉटम सरफेस है, जो सबसे नीचे एक वो है ना, सबसे नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है। सबसे नीचे है जो स्क्रीन का सबसे छोटा नीचे वाला पार्ट है, उसपे क्या कर देंगे, एक बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके अंदर वर्म्स होंगे। द माइग्रेशन मेथड इज कैरिड आउट इन 2 वेज़। जो माइग्रेशन मेथड है वो 2 वेज़ में कैरी होता है। एक होता है डाउनवर्ड माइग्रेशन, एक होता है अपवर्ड माइग्रेशन। डाउनवर्ड माइग्रेशन में क्या होता है, जहाँ पे जो वर्म्स होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है नीचे जाने के लिए इन द ऑर्गेनिक मटेरियल विद द यूज ऑफ लाइट। उन पे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट डालते हैं। और हमें पता है कि सनलाइट की वजह से क्या करेंगे, वो जो वर्म्स होंगे वो नीचे जाना शुरू कर देंगे धरती में अपने आप को बचाने के लिए। तो उससे होगा क्या कि वो जब नीचे आना शुरू कर देंगे, तो उससे जो दे विल गो थ्रू द स्क्रीन मैश एंड विल कलेक्टेड टू द कंटेनर बॉक्स बिलो व्हिच इज फिल्ड विद पिट मोस। क्या करेंगे कि स्क्रीन के नीचे ना एक ना वो क्या है, स्क्रीन के नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है वर्म्स का, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है? और क्या होगा उससे, जो स्क्रीन मैश है मतलब उसपे ना लाइट डाली जाएगी अर्थवर्म्स पे। और वो क्या करेंगे, वो स्क्रीन है ना, जो जैसे आप जाली समझ सकते हो, जाली समझ सकते हो उसे, जिस पे फ्लैट सरफेस बनाया हमने, वो जाली से क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे नीचे की तरफ एंड विल बी कलेक्टेड टू द कंटेनर बॉक्स बिलो व्हिच इज फिल्ड विद पिट मोस, ठीक है? और वो जाली से नीचे निकलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें नीचे बॉक्स के अंदर क्या रखी हुई है, एक पिट मोस रखी हुई है, एक क्या रखी हुई है, ऑर्गेनिक वेस्ट, गीला कचरा रखा हुआ है। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वर्म्स हैज बीन अचीव्ड। ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जितना जब तक सारे के सारे वर्म्स क्या है नीचे इकट्ठे नहीं हो जाते। इट इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस एंड कैन बी सीन इन मल्टीपल लोकेशन। ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस है जो कि मल्टीपल लोकेशन यानी कि अलग अलग जगहों पे देखा जा सकता है, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो उसकी वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड माइग्रेशन टेक्स प्लेस करेगी। अपवर्ड माइग्रेशन पे आए तो अपवर्ड माइग्रेशन मेथड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मैश बॉटम ऑफ द ब्लॉक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय वार्म बेड। जो मैश बॉटम ऑफ द बॉक्स है ना, मतलब कि नीचे जो हमने वो किया, हमने जो बॉक्स में अर्थवर्म को रखा हुआ था, वो वार्म बेड बन जाएगा। समझाता हूँ कैसे। द बॉक्स विल बी फिल्ड विद पिट मोस। जो उसके नीचे बॉक्स होगा वो पिट मोस से भरा हुआ होगा। और उसके अंदर खाना भी रख देंगे जो वर्म्स को अट्रैक्ट करता है। पहले क्या था कि एक जाली थी, और उसकी जाली के नीचे क्या था, जाली के नीचे अर्थवर्म जो ऑर्गेनिक वेस्ट था वो भरा हुआ था, और उसके ऊपर जो थे वो अर्थवर्म थे, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने उनके ऊपर सनलाइट डाली, जिससे क्या हुआ कि वो सॉइल के अंदर जाके उस बॉक्स के अंदर जाने लगे, और उस बॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट था जिससे वो डिकम्पोज करने लगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब अब वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। अब उल्टा हो गया। अब क्या किया उन्होंने, अब इन्होंने क्या किया कि जो वार्म बेड है ना वो बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बॉक्स है ना वो पिट मोस ऑफ फूड से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो वर्म क्या है, फूड से अट्रैक्ट होंगे। जनरली अ कॉफी ग्राउंड एंड मैन्योर फ्रॉम फ्रेश कैटल आर यूज्ड फॉर एज फूड फॉर वर्म्स एंड दे विल मूव टुवर्ड इट एंड वी कैन बी कलेक्टेड इन द बॉक्स। और अब वो क्या करेंगे, अब उसे खाना अट्रैक्ट करेगा, धूप हो या ना हो उसके अंदर खाना रख देंगे। और खाने से अट्रैक्ट होने की वजह से क्या करेंगे, वो या तो ऊपर या फिर नीचे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे बॉक्स के अंदर। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि वो ना नीचे आना शुरू कर देंगे बॉक्स के अंदर। और उससे ना उसके अंदर कॉफी ग्राउंड यूज किया है, कॉफी ग्राउंड यानी कि कॉफी बीन्स यूज कर ली उसके अंदर, जो उन्हें अट्रैक्ट करती है वर्म्स को। और उसके अंदर जो मैन्यूर इकट्ठा हुआ है फ्रेश कैटल से, उसे हम फूड की फॉर्म में यूज करेंगे फॉर वर्म्स। और वो क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर देंगे, और उससे क्या कर देंगे, ब्रेक करना शुरू कर देंगे न्यूट्रिएंट रिच फूड में। मैकेनिकल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, इन दिस मेथड अ मैकेनिकल हार्वेस्टर इज यूज्ड टू कलेक्ट वर्म्स। इसमें क्या करते हैं, हम एक मशीनरी का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टर, जो कि वर्म्स को कलेक्ट करने में यूज होता है। इट इज अ ट्रैमल स्क्रीन व्हिच इज कॉल्ड अ रोटरी स्क्रीन दैट इज यूज्ड टू सेपरेट मटेरियल्स। ये एक ऐसा रोटरी स्क्रीन है जो कि रोटेट करती रहती है, ऐसे 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 करके रोटेट करती रहती है, जो कि यूज करते हैं हम टू सेपरेट मटेरियल्स। इट इज अराउंड 11 फीट लॉन्ग एंड 4 फीट इन डायमीटर। ये 11 फीट लॉन्ग होती है, मतलब 11 फीट लंबी होती है, और 4 फीट जितनी चौड़ी होती है। एंड हैज सिलेंड्रिकल शेप। ये एक सिलेंडर जैसी शेप होती है जो कि ऐसे 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 करके रोटेट करती रहती है। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ स्क्रीनिंग मटेरियल विद डिफरेंट साइज मैशेस। जो वॉल होती है, मतलब जो इसकी सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं, वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी होती है डिफरेंट साइज मैशेस से, डिफरेंट जालियों से बनी हुई होती है, अलग अलग जालियों से, जो कि अलग अलग साइज की होती हैं। द सिलेंडर इज पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। उसे इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। जो डिवाइस है वो ऐसे एंगल पे सेट किया जाता है जिससे कि टॉप साइड ऑफ द ट्रेमल, जिससे कि वो टॉप साइड पे फेस करे, यानी कि ऊपर की तरफ फेस करे। आफ्टर दैट द कास्टिंग एंड द वार्म बेड आर एडेड। जो कास्टिंग और वार्म बेड है वो ऐड करते हैं उसके अंदर हम जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डालते हैं, जितना भी वार्म बेड है, वार्म बेड यानी कि एक वर्म्स का बड़ा सा गुच्छा, वर्म्स का बड़ा सा बेड, बेड इन द सेंस वर्म। ये मेरी ये मेरा एक बॉक्स है, ये हल्का सा छोटा सा बॉक्स है, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है। ये बस इतनी लेंथ का बॉक्स है।
और इसके ऊपर ना मैंने ना वो वॉर्म्स रख दिए, वॉर्म्स रख दिए। तो क्या किया, ट्रे समझ लो, एक ट्रे है और ट्रे के ऊपर मैंने वॉर्म रख दिए, तो ये वॉर्म बेड हो गया और इसे हम ऐसे कैसे डाल देंगे, ठीक है। तो ये वॉर्म बेड हो गया, आई एड इट। व्हेन द रोटेशन स्टार्ट्स, द कास्टिंग ऑफ द वॉर्म विल ड्रॉप। जो रोटेटर स्टार्ट होएगा, रोटेशन स्टार्ट होएगी, तो जो कास्टिंग है वो नीचे गिर जाएगी, ड्रॉप थ्रू द स्क्रीन एंड द वॉर्म विल मूव अक्रॉस द ट्रैमल डिवाइस एंड एंटर इनटू द व्हील बैरो। और जो वॉर्म्स है वो मूव करना शुरू कर देंगे ट्रैमल के अंदर, और उसके बाद वो क्या करेंगे, व्हील बैरो में एंटर करेंगे, जिससे जो मिक्सिंग होने लग जाएगी, मिक्सिंग मतलब अर्थ वॉर्म की मिक्सिंग होने लग जाएगी उस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर, और वो उसे धीरे धीरे क्या करेंगे, हार्वेस्ट करना, यानी कि उसे ब्रेक करना शुरू कर देंगे। अब आप कहोगे कि क्या उससे नुकसान नहीं होगा, वो सिर्फ एक सिलेंडर है, वो सिर्फ रोटेट करता रहेगा, बाकी काम जो होगा मिक्सिंग का होएगा, जो कि अर्थ वॉर्म करेंगे। अर्थवर्म से मिक्स करना है ना बस। आप आटा गूंथते हो, आटा और पानी को आप ऐसे कूटते हो, तो कूटने की वजह से आप ऐसे मिक्स करते हो ना, या फिर आप जैसे मिट्टी है, मिट्टी को सीमेंट में मिक्स करते हो, तो करते हो ना, मतलब सीमेंट बनाते हो तो पानी और मिट्टी को मिक्स करते हो ना, जो मसाला होता है उसे मिक्स करते हो, बस यहाँ पे वैसा ही है। एक एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे करके रोटेट किया जा रहा है, सो दैट कि इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा अंदर से क्या हो जाए, अंदर से मिक्स हो जाए। आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा ना जब लेंटर पड़ रहा होता है, सिलेंडर पड़ने पे जो नीचे वो घूम रही होती है सिलेंडर जैसी, है ना, वो सिलेंडर जैसी घूम रही होती है वो मशीन, वही तो होती है ये भी, मतलब उस जैसी होती है ऑलमोस्ट, जो कि 11 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी होती है, सिलेंडर जैसी, जो जालियों से बनी हुई होती है ताकि अर्थवर्म को कोई नुकसान ना पहुंचे। और उससे वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सारी मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अर्थवर्म जो होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। वर्मी कल्चर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि फार्मर्स यूज करते हैं जिससे कि अर्थवर्म मल्टीपल अर्थवर्म इज बाय मिक्सिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडिंग द प्लांट मटेरियल। ये कोई कहने वाली बात है, अभी तो मैं समझा के हटा हूँ आपको कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे हम, वर्मी मींस अर्थवर्म, कल्चर मींस कल्चर, अर्थवर्म का कल्चर करना, अर्थवर्म का यूज करना हम ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट मीडिया में ब्रेक करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में ब्रेक करने के लिए, मीडिया यानी कि न्यूट्रिएंट रिच और वो वेस्ट में, न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट में जिसके अंदर खाद बन जाए, उसे यूज करते हैं। उसके अंदर प्लांट मटेरियल भी हो सकता है, कैटल डंग भी हो सकती है, इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:1। वंस द सबस्ट्रेट मीडियम हैज बीन मेड, जहां वो सबस्ट्रेट मीडियम बन गया, 40 से 50 अर्थवर्म स्पीसीज जो होंगे वो रिलीज कर देंगे मीडियम में, और इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और उससे क्या कर देंगे, नहीं समझे, समझाता हूँ। जो प्लांट मटेरियल है ना, उस प्लांट मटेरियल को ले लिया, मतलब कि जितना भी गीला कचरा है उसे ले लिया, जितना भी कैटल डंग है उसे ले लिया, और ये दोनों होने चाहिए 1:1। अगर आप 5 किलो ये ले रहे हो, 5 किलो ये प्लांट मटेरियल ले रहे हो, गीला कचरा ले रहे हो, तो उतने 5 किलो क्या होना चाहिए, काउ डंग होना चाहिए, ठीक है। उतने 5 किलो क्या होना चाहिए, उतने 5 किलो कैटल डंग होना चाहिए, यानी कि गाय का गोबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्लांट मटेरियल है अगर वो 5 किलो ले रहे हो, तो काउ डंग भी जो है वो क्या लेना चाहिए, 1 किलो, 5 किलो लेना चाहिए, 1:1 में होना चाहिए, जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए। वंस द सबस्ट्रेट मीडियम हैज बीन मेड, जहां वो बिल्कुल कचरा और जो गाय का गोबर है वो मिक्स हो गया, तो एक खाद सी बन जाएगी, उस खाद के अंदर हम डाल देंगे 40 से 50 अर्थवर्म स्पीसीज। या ध्यान रखना, 40 से 50 अर्थवर्म नहीं कहे, 40 से 50 अर्थवर्म स्पीसीज का है, स्पीसीज डालनी है उसके अंदर। अब आपको स्पीसीज कैसे हो सकती है, ले लो ना, एक एक किलो 4-5, एक एक किलो 40-50 स्पीसीज ले लो, 40-50 किलो हो जाएगी, ठीक है। वरना ज्यादा कुछ नहीं करना, आधा आधा किलो भी ले लोगे, कुछ नहीं करना, आप बस अर्थवर्म ले लो। अर्थवर्म ले लिया, उसे रिलीज कर दिया मीडियम के अंदर, एंड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर। और उन्हें जो वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनसे प्रोटेक्ट करना है, सो दैट कि उनको ज्यादा धूप ना लगे, उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो, और वो जल्दी मर ना जाए, या फिर मरेंगे तो नहीं, जमीन के अंदर ना चले जाए, सारा प्रोसेस खराब हो जाता है, फिर वो बाहर नहीं आते। रेगुलर मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जितना भी मेंटेनेंस है स्पीसीज का, जितना भी मेंटेनेंस है अर्थवर्म्स का, जितना भी मेंटेनेंस है कंडीशंस का, सारा रखना बहुत जरूरी है, तभी जो है अर्थवर्म अच्छे से काम कर पाएंगे। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 15 से 25 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो होना चाहिए, और जो मॉइस्चर लेवल है वो 80 से 90% होना चाहिए। 80 से 90 का है, 80 से 90% होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे अच्छे से काम कर सके। विद इन 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने के बीच में जो अर्थवॉर्म है वो 300 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो भी जो ग्रो करेंगे, यानी कि अर्थवॉर्म है वो अपने रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करने से वो अपने बच्चों को जन्म देंगे, फिर वो आगे अपने बच्चों को जन्म देंगे, फिर वो आगे अपने बच्चों को जन्म देंगे। तो 1 से 2 महीने में हमारे पास 300 से ज्यादा, 300 गुना अर्थवॉर्म हो जाएंगे। अगर हमने उसमें 40 से 50 अर्थवॉर्म डाले हैं, तो वो कम से कम हमारे कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है इसे, ये 3 3 12 12,000, 12,000 से 12,000 से 15,000 तक हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस एंड दे कैन बी हार्वेस्टेड। और जो फैक्टर्स हैं
वो अफेक्ट करेंगे प्रोसेस को, यानी कि बढ़ेंगी या कम करेंगे वो डिपेंड करेगा। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, हम उसे काट सकते हैं, यानी कि हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, उसके अंदर से अर्थवर्म निकाल देंगे। वर्मी कल्चर फैक्ट्स, वर्मी कल्चर के कुछ फैक्ट्स हैं। वर्मी कल्चर जो है वो इको फ्रेंडली होता है। इट कैन बी यूज्ड इन रिड्यूसिंग लैंडफिल्स। जो ये इको फ्रेंडली होता है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है, खाद होती है जो बनती है खाद, वो सारी इको फ्रेंडली होती है। और उसे जो लैंडफिल मतलब कि जो लैंड होता है जिसे हम वो जला देते हैं, जो हमारी वो खेतों में होती है ना पराली, उस पराली को हम जला देते हैं तो उसे लैंड की फर्टिलिटी ना खराब हो जाती है। आप सबको तो पता ही होगा, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। और लैंड की फर्टिलिटी खराब होने से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट होते हैं, हमारे जो लैंड होते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उपजाऊ है शक्ति है जमीन की, वो खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है लैंड ना बंजर हो जाता है, यानी कि बैरन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट की, तो ये बहुत इको फ्रेंडली है और ये ना बंजर भी नहीं हो जाता जमीन को, जमीन के अंदर फर्टिलिटी प्रोवाइड करता रहता है और इसे हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। द वॉर्म लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द वॉर्म बीन इज ग्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द गार्डन प्लांट्स। जो वॉर्म लिक्विड होता है एट द बॉटम ऑफ द वॉर्म बीन के नीचे जो गीला गीला सा पानी होता है ना, जो अर्थवर्म निकालते हैं अपने एक्सक्रीटरी फॉर्म में, उसे हम प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे हम वॉर्म टी भी बोलते हैं। यानी जिसे हम वॉर्म टी यानी कि मतलब जिसे हम कीड़े की चाय भी बोल सकते हैं, वॉर्म टी। ठीक है। वॉर्म कास्टिंग कैन इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय एनरिचिंग इट विद न्यूट्रिएंट। वॉर्म कास्टिंग जो होते हैं, मतलब कि सिंपल सिंपल है कि वॉर्म का यूज करके हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हम ऐड कर सकते हैं। ऐड मतलब वो अपने आप वॉर्म्स करेंगे। वॉर्म्स हैव नो आईज नो ईयर्स बट 5 हार्ट। कहने वाली बात ये है कि जो कीड़े होते हैं ना, जो वॉर्म्स होते हैं, उनके पास ना तो आंखें होती है, ना तो ईयर्स होते हैं, उनके पास 5 तरह की धड़कनें, 5 तरह के दिल होते हैं, 5 हार्ट होते हैं, 5 दिल होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो अपनी जो रेस्पिरेशन है और तो और जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वो अपने लाइक फूड के अट्रैक्शन से, अपने स्मेल्स के थ्रू, क्योंकि उनके पास नाक तो होती है ना, तो नाक की स्मेल के थ्रू रेस्पायर करते हैं, अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और तो और अपनी बॉडी में क्या करती है, प्रॉपर डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। उनके पास माउथ होता है जिससे वो अपने प्रॉपर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। मैंने आपको बताया कि वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, नाक तो नहीं होगी उनके पास, सॉरी टू से, बट वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है वर्मी कल्चर का, हम क्यों करें वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें हम अर्थवर्म को यूज करते हैं। वर्मी मतलब अर्थवर्म, और कल्चर मींस कल्चर, ऐसा कल्चर ऑफ अर्थवर्म जो कि बेनिफिशियल वे में यूज करते हैं हम फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट्स को, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो वर्मी कल्चर होता है वो मेनली फोकस करता है ब्रीडिंग पे। ब्रीडिंग को वो मतलब वर्म्स की ब्रीडिंग करने में हेल्प करता है, सो एज टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो वर्मी कल्चर होता है इज देन प्रिपेयर टू प्रमोट द ग्रोथ। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट में हेल्प करता है क्रॉप्स की। इट ऑल्सो कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में डिसीज भी कॉज करता है, जिससे वो वाटर रिटेंशन यानी कि वाटर को फिर से रिटेन करते हैं। एंड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो वाटर कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहती है। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द नीड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड एनकरेजेस ऑर्गेनिक मैटर। सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट एक हथियार है, जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज करेंगे और अपने नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, अपने नेचुरल खाद को यूज करेंगे, जिससे हमारा जो खेत है, हमारे जो बाग है, वो भी बंजर नहीं होंगे और हमारी जो लाइक ज़मीन है, वो भी हमारी क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी। ठीक है? वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है, वर्मी मतलब वर्म्स और कल्चर मीन्स ग्रोथ। कल्चर मीन्स ग्रोथ। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंपोस्ट को बनाते हैं, यानी कि खाद को बनाते हैं अर्थवर्म का यूज़ करके, जो कि जो सॉइल के अंदर होती हैं, या फिर बायोमास को खाते हैं, या फिर एक्सक्रीट करते हैं डाइजेस्टेड फॉर्म को। ठीक है? डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्ट करते हैं मतलब एक्सक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव फॉर्म को। ठीक है? मतलब कि देखो यहीं पे ध्यान देता हूँ मैं अभी। एक्सक्रीट करते हैं डाइजेस्टेड फॉर्म। ठीक है? एक्सक्रीट करेंगे इन द सेंस उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, आई एम नॉट श्योर, बट उनका शायद यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। वही पानी के फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, जो कि प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है और वही प्लांट्स को क्या करता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है उनकी। एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट के, वो होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के। वर्मी कंपोस्ट होता है, खाद होती है। इट कंटेन नाइट्रोजन जो होता है वो 1 से 1.5% में होता है। जो P2O5 होता है, यानी कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड, वो होता है 1.8 से 2% तक। जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है वो होता है 0.5 टू 0.75% तक। जो इसे अब इसका मतलब है कि N P2O5 और K2O के प्रेजेंस में बनता है और उसको कंटेन करता है, यानी कि उसके पास ये होता है। Earthworm consume large quantity of organic matter and excrete soil as cast। जो अर्थवर्म होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, एंड एक्सक्रीट सॉइल एज कास्ट। ठीक है? मतलब कि वो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं और सॉइल को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है?
मतलब क्या करते हैं वो खा भी रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को और रिलीज भी सॉइल कर रहे हैं। इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है, हमें फ्री में सॉइल मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, सॉइल में फर्टिलिटी होती है और प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड होती है। वर्मिकल्चर की अगर हम बात करें, साइंटिफिक मेथड ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग अर्थवर्म इन कंट्रोल कंडीशन। जो साइंटिफिक मेथड होता है अर्थवर्म का इन कंट्रोल कंडीशन, वो कुछ ऐसा होता है, आप एक बार इस पे नजर मान लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन होता है, टोटल नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। इसका जो पीएच रेंज होती है वो 6.5 से 7.5 न्यूट्रल होनी चाहिए। मॉइस्चर होना चाहिए वो 60 टू 70% होना चाहिए। एरिएशन यानी कि जो हवा का कॉन्टैक्ट है वो 50% होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 18 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस होना चाहिए। टर्नओवर जो होता है कंपोस्ट का वो होता है 75% तक हमें कंपोस्ट मिल जाता है। बाकी सारा वेस्ट मटेरियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द टोटल मटेरियल अकोमोडेटेड इन द पिट इज 1000 kg। 1000 kg तक, यानी 1 kg नहीं बोल रहा, 1000 kg बोल रहा हूँ। 1000 ग्राम नहीं है, ध्यान से पढ़ लो, 1000 kg। 1000 kg जो है वो हमारे क्या होता है, हमारे 1000 kg मटेरियल है वो हमारे पास आता है, और उसके जो टर्नओवर होता है वो होता है 750 किलोग्राम, ठीक है। इसके जो कन्वर्जन रेट होते हैं वो होते हैं 1000 अर्थवॉर्म में कन्वर्ट 5 kg। जो 1000 अर्थवॉर्म होते हैं ना, वो कम से कम 5 kg वेस्ट मटेरियल को वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल जो होता है गीला कचरा, 5 किलो गीले कचरे को 1000 अर्थवॉर्म जो है एक दिन में डाइजेस्ट कर सकते हैं। और जो 1000 वॉर्म होते हैं वो कम से कम 1 किलो के बराबर होते हैं, यानी कि 1 किलो जो अर्थवॉर्म होते हैं उससे 5 किलो वो होएगा, 5 किलो जो गीला कचरा है वो डाइजेस्ट हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थवर्म जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, रिच इन हाई न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। अब आप कहोगे ये क्या बताने की बात है, हमें तो पता चल गया अभी क्या है, हमने बता तो दिए इतने अच्छे से। रीड ऑन टू एक्सप्लोर व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग एंड द प्रोसेस इन्वॉल्वड इन वर्मी कंपोस्टिंग। अब आगे एक कहानी शुरू होती है कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बारे में जान लो कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और वो कैसे इन्वॉल्व होता है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें कंपोस्ट बनाए जाते हैं अर्थवर्म को यूज करके। वो क्या करते हैं, सो जो अर्थवर्म को यूज करके, अर्थवर्म कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, बायोमास को खाते हुए पाए जाते हैं और एक्सक्रीटेड इन डाइजेस्टेड फॉर्म। वही बताया हुआ है कि जो डाइजेस्टेड फॉर्म को एक्सक्रीट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं सॉइल को और यूरिक एसिड को। वर्मी कल्चर जो होता है इसका मतलब होता है वर्म फार्मिंग, मतलब कि जब हम कीड़ों की फार्मिंग करते हैं, यानी कि कीड़ों का यूज करके, यानी कि अर्थवर्म का यूज करके हम जो प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं वर्म फार्मिंग। जिसमें हम फार्मिंग में यानी कि खेती में कीड़ों का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी फार्मिंग जो होती है और भी अच्छी क्वालिटी फील्ड में होती है। Earthworm feed the organic waste material and give out excreta in the form of vermicast। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो अर्थवर्म होते हैं ऑर्गेनिक यानी कि गीले कचरे को खाते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, बस ऑर्गेनिक वेस्ट जो गीला कचरा होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, घर का कचरा होना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिथीन डाल दो उसमें। घर का कचरा मतलब सब्जी का हो गया, सब्जी का कचरा हो गया, गीला कचरा हो गया, खाने पीने का कचरा हो गया, ठीक है, इन सब छिलक हो गए खाने की, वो सब डाल सकते हैं। एक्सक्रीट फीड ऑन द, सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जी मंडी से आपको जितना कचरा मिलेगा वो सारा का सारा क्या है, गीला कचरा ही है, ठीक है, सब्जी मंडी से जो मिलता है। अर्थवर्म फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट मटेरियल एंड गिव आउट एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ वर्मिकास्ट। जो अर्थवर्म होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करके वर्मी कास्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखो वर्मी कंपोस्ट है ना, तो वर्मी कास्ट बन जाएगा। एंड डेटा रिच इन नाइट्रेट्स एंड मिनरल, वो नाइट्रेट्स में रिच होते हैं, यानी कि उनके पास NO3 नेगेटिव होता है, और मिनरल सच एज फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। और इनके पास कुछ मिनरल होते हैं जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। दीज आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड एनहांस सॉइल क्वालिटी। ये जो होते हैं फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज होते हैं और सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पहले तो हम बनाएंगे बेड्स, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट बेड्स की बात करें या बीन्स की बात करें, बीन्स मतलब एक डिब्बा होता है, उसके नीचे हमें क्या करना होता है, एक ना हमें वो डालनी होती है, क्या डालनी होती है, बेड बनाना होता है, एक छोटा सा बेड मतलब एक लेयर बनानी होती है। बीन इन्होंने एक डब्बे को कहा है कि एक बड़ा सा सीमेंटेड पिट होती है, उस पिट में क्या करना होता है हमें, वो हमें मिट्टी डालनी होती है। तो देखते क्या करना होता है। द मोस्ट पॉपुलर स्मॉल स्केल डिवाइस इज बीन। जो स्मॉल स्केल डिवाइस होता है उसे बीन कहते हैं। बीन में बी बिल्ट विद अ ड्रेन होल एट द बॉटम ऑफ मैनी मटेरियल। जो बीन होता है वो हमारा बना सकते हैं हम कुछ मटेरियल्स के बीच में होल करने से, ड्रेन होल बनाने से। ड्रेन होल मतलब आपको पता ही होगा कि जो होल करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, सच एज वुडन क्रेट्स, कार्डबोर्ड बकेट्स और अदर यूजेबल कंटेनर्स, ठीक है। जो बीन्स डस्टबिन की फॉर्म में यूज होते हैं, जो कि वुडन क्रेट्स भी हो सकते हैं, वुडन मतलब लकड़ी के डिब्बे भी हो सकते हैं, या फिर गत्ते के बकेट भी हो सकते हैं, गत्ते की बाल्टी भी हो सकती है, या फिर अदर जो बार बार हम यूज कर सकते हैं कंटेनर को, ऐसे रियूजेबल कंटेनर्स। द बॉटम ऑफ द टब इज डिजाइन टू स्लोप लाइक अ स्ट्रक्चर टू ड्रेन द वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर।
जो बॉटम होता है ना टब का, टब या आपने कोई भी जो डिब्बा बनाया है उसका जो सरफेस होना चाहिए ना, जो डाउन साइड जो नीचे वाला डब्बा है, नीचे वाला जो सरफेस है उसे ना स्लोप लगाना है, स्लोप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि वो ना ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा। क्यों? टू ड्रेन द वर्मी कंपोस्ट यूनिट फ्रॉम द वेस्ट वाटर, जिससे कि वो जितने भी वर्मी कंपोस्ट है ना वो सारे के सारे पानी को अलग कर दे और अपने वर्मी कंपोस्ट को अलग कर दे, सूखे कचरे को अपना जितना भी खाद बनी उसे अलग कर दे, उसके अंदर जितना भी पानी बना उससे अलग कर दे। बीन्स कैन मेजर बिटवीन 8 to 12 इंचेस डीप, जो बीन्स होते हैं वो 8 से 12 इंचेस तक नीचे वो होने चाहिए, गहरे होने चाहिए। द साइज वो डिपेंड ऑन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ फीड स्टॉक एंड बेडिंग, जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा कितना फीड स्टॉक है और कितना बेडिंग है, यानी कि कितनी ज्यादा लेयर बनी हुई है। लेयर बना दो आप लेयर बना दो आप मिट्टी की, लेयर बना दो आप खाद की, लेयर बना दो आप ओगले ये जो गाय के उपले होते हैं उनकी, लेयर बना दो आप सूखे कचरे की, लेयर बना जैसे पत्ते हो गए, मिट्टी होगी, इन सब के बना दो। ठीक है? एज अ रूल ऑफ थंब कहता है एटलीस्ट 1 स्क्वायर फीट ऑफ सरफेस एरिया पर पाउंड ऑफ फीडबैक फीड स्टॉक शुड बी प्रोवाइडेड। एक थंब रूल कहता है एटलीस्ट 1 स्क्वायर फीट ऑफ द सरफेस एरिया पर पाउंड, यानी कि एक सरफेस एरिया 1 पाउंड के लिए होना चाहिए एक पर्टिकुलर फीड स्टॉक को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करने के लिए। पिट्स बिलो द ग्राउंड, अगर हम बात करें पिट्स की तो देयर आर 1 मीटर डीप एंड 1.5 मीटर वाइड पिट्स फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। पिट्स मतलब जब हम एक बड़ी सी सीमेंटेड क्या बनाते हैं, एक सीमेंटेड बाल्टी बनाते हैं, एक सीमेंटेड बॉक्स बनाते हैं, मतलब समझ लो कि हमने एक बड़ा सा डिब्बा बनाया, उसे क्या किया हमने 1 मीटर डीप यानी 1 मीटर गहरा बनाया, 1 मीटर गहरा बनाया और 1.5 मीटर क्या किया हमने उसे चौड़ा बना दिया। एज रिक्वायर्ड द लेंथ वेरीज, जितना हमारा पास कचरा है और हमारी मर्जी के साथ साथ भी हो सकता है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो कंडीशन है वो वेरी करती है। विंडरो की बात करें हीप अबव द ग्राउंड, अगर हम विंडरो की बात करें, हीप अबव द ग्राउंड मतलब जो हिस्सा ग्राउंड के ऊपर है, जो हिस्सा ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। विंडरोज आर लॉन्गिट्यूडनल स्टैक ऑफ आइदर कवर्ड और एक्सपोज्ड फीडस्टॉक प्लेस्ड एट ग्राउंड लेवल। जो विंडरोज हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टैक्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैक्स मतलब जो कि गहरे होते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे तक ऐसे होते हैं स्टैक्स, जो कि या तो कवर्ड होते हैं या फिर एक्सपोज्ड होते हैं, फीडस्टॉक प्लेस्ड एट द ग्राउंड लेवल, यानी क्या समझ लो नीचे से लेके ऊपर तक का जो लेवल होता है या तो उसे कवर कर देंगे हम ऊपर से या फिर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे फीडस्टॉक को, जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होता है। द विंडरो इज इनिशिएटेड बाय एक्सटेंडिंग अ लेयर ऑफ 12 to 8 इंचेस डीप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो विंडरो की जो लेयर होती है यानी कि जो यहाँ पे हम कचरा रखते हैं वहां से ऊपर तक कचरा भरना चाहिए सिर्फ 12 से 18 इंच तक, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही भर सकता है। Next, at a rate of up to 1 pound per square feet, the red worms may be added. अब क्या करना है, कचरा डाल दिया, अब क्या करना है, 1 पाउंड पर स्क्वायर फीट की जमीन के अनुसार रेड वर्म्स यानी कि एसीनिया फिटिडा नाम के जो अर्थवर्म है, एसीनिया फिटिडा, उसे डालने 2-3, ठीक है, अब डालने 2 to 3 inches a week on the top of the existing pile is layered to apply feedstock to the windrow. अब क्या करना है, 2 to 3 inches a week, यानी कि हमें 2 to 3 inches a week on top of the existing pile, यानी कि हमें क्या करना है 2 to 3 inches तक उसे बढ़ाता रहना है, यानी कि 2 to 3 inches तक हमें उसे चेक करना है, उसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग पाइल इज लेयर्ड टू अप्लाई फीडस्टॉक टू द विंडरो, उसमें हल्का हल्का कचरा डालते रहना है ताकि जो अर्थवर्म है उनको प्रॉपर बायोमास और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता रहे, जिससे कि वो उससे क्या करे रिप्रोडक्शन कर सके और उससे क्या कर सके ऊपर ऊपर आ सके और सारे के सारे, ठीक है। तो 2 से हमने शुरू में क्या किया 12 से 18 इंच डाला, फिर हर हफ्ते हमें क्या करना है, अबे महीने तक चलेगा, ऐसा नहीं कि आज किया और कल चेक हो गया, नहीं, 3-4 महीने तो लगातार करना है इसे। तो 2-3 इंचेस हर वीक डालना है हमें, वो 12 से 18 इंचेस तक पहले गीला कचरा डाल दो, फिर 2 से 3 इंचेस और गीला कचरा डाल दो। फॉर ईज ऑफ मैनेजमेंट द पाइल शुड नॉट रीच 3 फीट इन हाइट, जो इजीनेस रखनी है अगर हमें तो 2 से 3 इंचेस तो ठीक है, ट्राई करना कि 3 फीट से ऊपर ना आए वो। हार्वेस्ट वर्म्स यूजिंग द लाइट टेक्निक, जो वर्म्स हैं उन्हें लाइट टेक्निक की मदद से हार्वेस्ट करना, मतलब कि उन्हें हल्की टेक्निक यानी कि उन्हें मतलब मैनुअल मेथड से यानी कि हाथों से अलग करने की कोशिश करना ताकि वो लोग मर ना जाए, ताकि जो अर्थवर्म है वो मर ना जाए। वेज सिस्टम की अगर हम बात करें, ये वेज सिस्टम है ना, ये वेज सिस्टम हमें बताता है दिस सिस्टम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडरो मेथड बाय एडिंग फीडस्टॉक एट अ 45 डिग्री एंगल टू द करंट विंडरो। अगर हम बात करें तो ये जो है एक मॉडिफिकेशन है विंडरो मेथड की। अभी हमने विंडरो मेथड में क्या पढ़ा कि पहले हम कचरा डालने का हमें एक पिट बनानी है और वो पिट क्या होगी, वो पिट होगी कम से कम 1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी। अब क्या होगा, इसमें हमने 12 से 18 इंचेस तक क्या डाल दिया, कचरा डाल दिया और हर हफ्ते उसमें हमने 2 से 3 इंचेस उसे बढ़ाते गए कचरे को, ठीक है। दिस सिस्टम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडोज मेथड बाय एडिंग फीडस्टॉक एट अ 45 डिग्री एंगल टू द करंट विंडो, ठीक है। अगर हम बात करें
तो ये इसमें ना हमारे पास 40 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे हम ना क्या करते हैं, इस पे ना फीड स्ट्रोक मेथड को एक्यूमुलेट करते हैं, जिससे कि द रेड वर्म वुड मूव टुवर्ड्स द फ्रेश पाइल बाय क्रिएटिंग अ वेज नेक्स्ट टू द एक्चुअल विंडो बीइंग यूज्ड। ठीक है, इससे क्या होगा कि 45 डिग्री एंगल पे वो क्या करेंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे फ्रेश पाइल की तरफ, यानी कि वो जब नीचे से शुरू करेंगे तो वो ना ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जिसे हम अपवर्ड माइग्रेशन मेथड कहते हैं। जिससे वो क्या करेंगे, अपने फूड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, एक वेज क्रिएट करेंगे, यानी कि वो एक लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लिविंग में कन्वर्ट अपने आप को क्रिएट करेंगे, जिससे वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे एक एक्चुअल विंडरो के थ्रू। विंडरो में क्या करते हैं, हम एक लेयर्स बनाते हैं। वेज में हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल पे उसे बेंड कर रहे हैं, उस एंगल पे इकट्ठा कर रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे, जिससे कि वो ना नीचे से शुरू करके ऊपर जाए या ऊपर से शुरू करके नीचे जाए, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर फीड स्टॉक। Organic material are applied to this new pile until a height of 3 feet is achieved. Then a new wedge starts. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल सप्लाई टू दिस न्यू पाइल, उसमें हम एक और पाइल ऐड करेंगे, जिससे कि जब तक वो 3 फीट तक नहीं पहुंच जाता, देन अ न्यू वेज स्टार्ट्स, और वैसे ही हम एक न्यू वेज शुरू करेंगे, जिसमें हम फिर से उसे नीचे से शुरू करेंगे 45 डिग्री एंगल पे, उसके बाद उसे फिर से भरेंगे, उसके बाद उसे फिर भरेंगे 3 फीट तक हाइट तक, फिर उसके बाद हम उसे फिर न्यू शुरू करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल पिट्स बनती रहती हैं। worms can pass across the piles laterally. वर्म्स हैं, वो उन पाइल के थ्रू चलते रहते हैं लेटरली, मतलब कि साइड बाय साइड वो चलते रहेंगे, और उन पाइल्स को क्या करेंगे, यानी कि जितनी भी लेयर्स बनी है उनको वो क्या करेंगे, डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वी वुड फाइनली बी एबल टू हार्वेस्ट द फर्स्ट पाइल एंड सब्सिक्वेंटली पाइल्स आफ्टर 2-3 months। वो फर्स्ट पाइल जो सबसे नीचे होगी, वो सबसे पहले नीचे जाएंगे ना सबसे फूड की तलाश में, तो वो सबसे पहले जो नीचे होएगी, जो सबसे नीचे होगी ना फाइल, वो फर्स्ट फाइल सबसे पहले जब वो हो जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो ऊपर आएंगे, फिर ऊपर आके वो जो सब्सिक्वेंट फाइल्स होगी ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, वो 2 से 3 मंथ में क्या करते हैं, डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स की अगर हम बात करें, देखने हैं क्या, ये लो, देख लो, ठीक है, पोज कर लो और देख लो। कॉन्टिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स की अगर हम बात करें, these are the system with elevated beds that have side walls and waste bottles। These are the system, ये एक ऐसे सिस्टम है जो कि elevated beds के फॉर्म में हेल्प करते हैं, having side walls and mesh bottom that are either 2 inches by 4 inches or 2 inches by 2 inches with opening। ठीक है, continuous flow reactors एक ऐसा मेथड है जिसमें जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें elevated beds होते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ झुके हुए बेड होते हैं, that have side walls, जिनमें 2 साइड वॉल्स होती हैं और ऐसे बेड होते हैं, एंड मैश बॉटम, और मैश बॉटम होती है, मतलब कि मैश बॉटम यानी कि कह सकते हैं, जो नीचे वो जो सरफेस होता है ना वो बिल्कुल फ्लैट होता है, डेट आर आइदर 2 इंचेस बाय 4 इंचेस, जो कि या तो 2 इंच 4 इंच का मिक्सचर होता है, या फिर जो 2 इंच का मिक्सचर होता है विद ओपनिंग, जो ऊपर से ओपनिंग होती है ना, वो या तो 2 इंच बाय 4 इंच होती है, यानी कि वो जो हाइट होगी, मतलब कि जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी, और जो लंबाई होगी वो 4 इंच होगी, या फिर जो लंबाई होगी वो 2 इंच होगी, और जो चौड़ाई होगी वो भी 2 इंच होगी। टू प्रिवेंट बेडिंग फ्रॉम स्लिपरिंग दो, अगर स्लीपिंग दो, जो प्रिवेंट, अगर हम उनके स्लिपरिंग को मतलब अवॉइड करना है ना, अगर जो अर्थों में स्लिप ना हो, प्लेस अ मटेरियल सच एज न्यूज़पेपर ऑन द मैश। अगर वो हम बात करें कि वो फिसले ना ज़्यादा, तो उसके नीचे न्यूज़पेपर रख दो, न्यूज़पेपर रखने से क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, उसका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसके जो नीचे वो हम उसके ऊपर जो जितना भी सब्सटेंस रखेंगे, जितना भी फूड स्टॉक फीड स्टॉक रखेंगे, वो सारे के सारे एक ही जगह पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, काफी हद तक स्टेबल रहेगा, लेकिन फिसलेगा नहीं। ठीक है, आप मेरी फ्रिक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, शॉर्ट्स में जाके टाइप करो फ्रिक्शन क्या होता है बाय दीपक अग्रवाल, आपको मेरी शॉर्ट्स मिल जाएगी, और उसके बेस पे क्या होगा, आप एक बार जानना कि फ्रिक्शन क्या होता है, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। एक ही लाइन पढ़ के मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, कोई गलती हो गई तो प्लीज माफ करना, और तो और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अबाउट 12 इंचेस ऑफ बेडिंग इट स्प्रेड ऑन टॉप ऑफ द न्यूज़पेपर। 12 इंच तक जो बेडिंग है वो स्प्रेड होती है एक टॉप ऑफ द न्यूज़पेपर पे। रेड worms are placed at the rate of half to 1 pound per square feet of surface area on the top of the bedding। जो रेड worms है, यानी कि जो इसिनाफिटिडा है, अर्थवर्म है, वो क्या करते हैं हम करते हैं हाफ से, यानी कि आधे से 1 पाउंड तक, यानी कि पर स्क्वायर फीट हम क्या करते हैं, उसे प्लेस करते हैं रेड वर्म्स को ऑन एट द ऑफ द सरफेस एरिया ऑन द टॉप ऑफ द बेडिंग। ठीक है, उसे ऊपर ऊपर फैला देते हैं। फीड स्टॉक आर देन इंसर्टेड ऑन टॉप ऑफ द बेडिंग इन द लेयर्स। जो फीड स्टॉक है उन्हें हम इंसर्ट करते हैं टॉप पे, यानी कि देखो ऐसा है ना, नीचे हम क्या कर देंगे, नीचे हम रख देंगे जो हमें रखना है, मतलब कि जो भी हमें ऑर्गेनिक मैटर रखना है उसे हम नीचे रख देंगे।
ठीक है? फिर उसके ऊपर अर्थवर्म रख देंगे, फिर उसके ऊपर और ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे ताकि वो अंदर दब जाए, ताकि वो अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करे। फ़िक्र मत करो, वो मरेंगे नहीं क्योंकि उनको ज़मीन के नीचे रहने की आदत होती है। फीड स्टॉक एंड देन इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बेडिंग इन लेयर्स, वो लेयर्स में उसे अप्लाई कर देंगे बाय स्क्रैपिंग अ थिन लेयर जस्ट अबव द मैश। एक थिन लेयर अबव बाय स्क्रैपिंग अ थिन लेयर जस्ट अबव द मैश टू अलाउ मटेरियल टू फॉल इनटू कैचमेंट। By scraping a thin layer just above the mash to allow material to fall into the catchment chamber, vermicompost can be harvested. क्या करेंगे? By scraping a thin layer just above the mash to allow material to fall. ऐसा होता है ना कि जो स्क्रैप है ना, स्क्रैप मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होगा उसके हम एक थिन लेयर क्या है, जैसा एक वो जो फ्लैट होगा ना, जो ग्राउंड सरफेस होगा उसके ऊपर बिछा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो टू अलाउ मटेरियल टू फॉल इनटू द कैचमेंट चैम्बर, जिससे क्या होगा कि जितने भी जो अर्थवॉर्म्स है ना वो उसे इक्वली डिग्रेड कर पाएंगे और जो वर्मी कंपोस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि हार्वेस्ट हो जाएगा। सच सिस्टम वर्क बेटर अंडर कवर। ठीक है, ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो कवर में काम करते हैं ताकि ज्यादा सनलाइट और ज्यादा ह्यूमिडिटी कंटेंट को परेशान न करे। हिस्ट्री ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। हिस्ट्री की अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्टिंग की, अरे हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ती है अभी भी, है ना? या मन में आ रहा होगा ना, फिक्र मत करो, ये सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड है, ज्यादा आता नहीं, लेकिन इसे हम अगर 2 से 3 मार्क्स में पढ़ें तो सिंपल है। अर्थवर्म क्या है, 20 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे। इन दिस टाइम मतलब हैव बीन ऑन द अर्थ फॉर ओवर 20 मिलियन ईयर्स साल पहले जो है अर्थवर्म हमारी धरती पे आए थे। इन दिस टाइम दे हैव फेथफुली डन देयर पार्ट टू कीप द साइकिल ऑफ लाइफ कंटिन्यूअसली मूविंग। उन्होंने अपना प्रॉपर पाथ, अपना पूरा रोल निभाया जिसमें उन्होंने लाइफ को कीप मूविंग रखा, मतलब कि लाइफ को कि किस चीज का वो किस चीज का सृजन करना है, किस चीज का वो विध्वंस करना है, वो सारा का सारा क्या करते हैं, वो सारा का सारा मेंटेन रखते हैं। किस चीज़ को ज़्यादा करना है, किस चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना, ये वो सारा का सारा मेंटेन रखते हैं। इसका जो पर्पस है वो बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिंपल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। दे आर नेचर्स वे ऑफ रिसाइक्लिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड टिश्यू बैक टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं वो नेचर के नेचुरल क्लीनर्स होते हैं, जो कि बेसिकली रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डेड टिश्यू। उनमें डेड टिश्यू से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट करते हैं। मैनी हैव रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू ऑफ दीज वर्म्स। काफी लोग तो हैं जिन्होंने आज कीड़ा ये वर्म्स की जो इंपॉर्टेंस है उनको समझा। लेकिन जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस होती थी, इंक्लूडिंग ग्रीस एंड इजिप्ट, वैल्यूड द रोल अर्थवर्म प्लेड इन द सॉइल। उन्होंने हमसे भी पहले इनके जो ग्रीस और इजिप्ट होते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक ग्रीस एंड इजिप्ट, उन्होंने काफी टाइम पहले से क्या करना शुरू कर दिया था, अर्थवर्म को खेती में यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे कि उन्होंने उसका इंपॉर्टेंस पहले से ही जान ली थी, हमसे काफी पहले जान ली थी। द इजिप्टियन फेरो, जिसे हम बोलते हैं द इजिप्टियन फेरो क्लियोपेट्रा सेंड अर्थवर्म्स आर सैक्रेड। अर्थवर्म जो होते हैं वो भक्ति से रिलेटेड होते हैं। शी रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंट रोल द वर्म प्लेड इन फर्टिलाइजिंग द नाइल वैली क्रॉप लैंड आफ्टर एनुअल फ्लड। ठीक है, जो ये है ना इजिप्टियन फेरो क्लियोपेट्रा, मुझे लगता है क्लियोपेट्रा ना एक फीमेल का नाम है, और इन्होंने कहा था अर्थवर्म इज सैक्रेड। जो अर्थवर्म है वो ईश्वर का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन फर्टिलाइजिंग द नाइल वैली। जो नाइल वैली जो सबसे बड़ी वैली है धरती की, जो नाइल वैली है जिससे नाइल रिवर बहता है धरती में, ये और इंडिया में सबसे बड़ी ये नदी है नाइल, जो कि फर्टिलाइज किया। जैसे नाइल जो थी ना वो बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन जो अर्थवर्म थे उन्होंने जितना भी कचरा है ना, वो कचरों को भी वो खा लेते हैं, वो कचरे को खा लेते हैं। तो जितना भी कचरा है वो उन्होंने उसे खा के उसे बिल्कुल ही क्या कर दिया, शांत कर दिया, उसे बिल्कुल ही साफ कर दिया। आफ्टर एनुअल फ्लड, जितनी भी बाढ़ आई, उसे जितने भी कचरा फैल गया था नाइल वैली में, अर्थवर्म्स आए, अर्थवर्म्स ने क्या किया, उस पूरे कचरे को साफ करके नाइल वैली को क्या किया, शुद्ध कर दिया। इससे ये माना जाता है कि जो ये है ईश्वर का स्वरूप है, जिन्होंने जो ईश्वर के स्वरूप नाइल को क्या कर दिया, साफ सुथरा कर दिया एक बाढ़ आने के बाद, जिसने हमें बचा लिया। अगर वो ना होता तो हमारे पास काफी कम पानी होता, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है और काफी लोग खेती बाड़ी में कम पैसे उगाते हैं, कम पैसे को उगाते मतलब कम पैसे कमा पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन ये अर्थवर्म की वजह से उन्होंने हमें बचा लिया, जिसकी वजह से आज इन्हें उन दिनों ईश्वर का स्वरूप माना जाता था। चार्ल्स डार्विन वाज इंटरव्यूड बाय द वर्म्स एंड स्टडीड देम फॉर 39 इयर्स। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए इन वर्म से, और उन्होंने 40 साल, लगभग 40 साल, 39 साल तक क्या किया, स्टडी की वर्म्स की। रेफरिंग टू एन अर्थवर्म, डार्विन सेड, डार्विन एक अर्थवर्म को रेफर करते हुए, एक अर्थवर्म अर्थवर्म को इशारा करते हुए डार्विन ने कहा, इट मे बी डबल्ड वेदर देयर आर मेनी अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड व्हिच हैव प्लेड सो मेनी इंपॉर्टेंट रोल अपार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने क्या कहा, इट मे बी डाउटेड, इन्होंने ये पक्का शक की बात है, वेदर देयर आर मेनी अदर एनिमल्स इन द वर्ल्ड व्हिच हैव प्लेड, ये बहुत शक की बात है कि इनके अलावा भी जो बहुत एनिमल्स हैं
उन्होंने बहुत अच्छे रोल प्ले किए हैं धरती में इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। द अर्थवॉर्म इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फर्टिलिटी एंड लाइफ। लेकिन फिर भी जो अर्थवॉर्म है वो एक नेचुरल रिसोर्स है फर्टिलिटी और लाइफ का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, वर्मी कंपोस्ट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं पैसे कमाने में या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो प्लीथोरा ऑफ बेनिफिट्स है, यानी कि ये माउंटेन ऑफ बेनिफिट्स है। मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, इट एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। ये बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, सॉइल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं। ये सोशल इश्यूज और वेस्ट रिसाइकिल में हेल्प करता है, यानी कि जो सोशल इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और वेस्ट रिलेटेड टू रिसाइकलिंग, वो सारा का सारा क्या करता है, इसे नॉर्मलाइज करता है और उससे क्या करता है, सारा का सारा क्या करते हैं, उसे सारा का सारा फर्टिलाइज करता है और तो और क्लीन करता है। इट इज शोन टू बी अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज एज अ सर्कुलर इकोनॉमी। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है, यानी कि हम इन्हें एज अ बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं, हम इन्हें एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, हम इन्हें बेच सकते हैं, हम इन्हें खरीद सकते हैं, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज है, यानी कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल यानी कि बहुत फायदेमंद सौदा है, जिससे हम अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो द अर्थवर्म एक्टिंग एज इकोबायोलॉजिकल इंजीनियर्स। अर्थवर्म जो इको बायोलॉजिकल इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं, चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जो कि प्रॉपर्टी सॉइल की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। दैट हैज बीन प्रीवियसली बीन कंटामिनेटेड विद पेस्टिसाइड, जो कि पेस्टिसाइड से कंटामिनेट भी हो चुके हैं। हम पेस्टिसाइड यूज कर करके इन्हें कंटामिनेट कर रहे हैं सॉइल को, लेकिन रिक्लेम इट प्रोड्यूसिंग माइक्रोबियल एनरिचमेंट एंड न्यूट्रिएंट। लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोबियल एनरिचमेंट और न्यूट्रिएंट्स हैं उसे भी रिक्लेम कर रहे हैं जो अर्थवॉर्म्स हैं। अर्थवॉर्म्स के ऊपर वो स्प्रे करने से हम सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थवॉर्म्स हैं वो जो एनरिचमेंट है सॉइल की और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है उसे वापस लेके आ रहे हैं। जो वर्मी कल्चर है वो हैवीली इन्फ्लुएंस होते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से। वर्मी कल्चर जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो होती है, ऑर्गन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होगी, नाइट्रोजन साइकिल होगी, वो सारा के सारा क्या करते हैं, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि वर्मी कल्चर के लिए बहुत इन्फ्लुएंसिव है। एंड इंक्रीज रेजिस्टेंट टू फंगल डिसीज एंड क्रॉप पैथोजन। लेकिन वो रेसिस्टेंस भी बहुत इंप्रूव करते हैं टू फंगल डिसीज एंड क्रॉप पैथोजन। जो वर्मी कल्चर है उसके अंदर बैक्टीरिया वो माइक्रोबियल एनरिचमेंट और न्यूट्रिएंट होने की वजह से वो क्या करते हैं, फंगल डिसीज से फाइट करते हैं और क्रॉप पैथोजेंस जो क्रॉप को डिसीज करते हैं वो डिसीज को रोकने में हेल्प करते हैं और एक डिसीज फ्री वर्मी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, सो दैट कि हम अपने प्लांट्स को एनरिचमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें। थ्रू द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट के लॉन्ग टर्म यूज से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो एनहांस ही होने वाली है, खराब नहीं होगी। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन टू द यूज एंड डिपेंडेंसी ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल्स के यूज से भी हमें बचना चाहिए ताकि वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को खराब ना कर सके, और हम इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का यूज करना चाहिए। आपको जागना चाहिए, हमें वर्मी कंपोस्ट का यूज करना चाहिए। आज के टाइम पे जो है वर्मी कंपोस्ट को कुछ टाइम पे यूज भी किया जाता है। Even though vermicompost nutritional value may vary depending on the organic waste that is used, its nutritional profile is overall higher when compared to traditional compost. अगर हम बात करें इवन दो वर्मी कंपोस्ट जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसे कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट से डील करवा रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूज्ड, इट्स न्यूट्रिशनल प्रोफाइल चेंज होती रहती है, इज ओवरऑल हाई व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंपोस्ट। सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, 820 मिलियन से लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आज इनको यूज कर रहे हैं न्यूट्रिशन फूड को। मिलियन ऑफ अदर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम एक्यूट पॉइजनिंग ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन उनमें से भी जो 10 लाख से ज्यादा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से आज फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। मैनी ऑफ whom डाई एज अ रिजल्ट, और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। Consequently, it is imperative to eradicate the excess use of chemical fertilizer in food production. लेकिन अगर ये दुख की बात है कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन में उसे हम बंद तो नहीं कर सकते बिल्कुल ही, लेकिन द वर्मी कंपोस्ट कंट्रीब्यूट टू मेनी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है वो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। जहाँ जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन कॉज करता है, वहीं पे जो वर्मी कंपोस्ट है वो सॉइल फर्टिलिटी, रिचमेंट, न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि सॉइल पोल्यूशन भी नहीं करता, लैंड पोल्यूशन भी नहीं करता, एयर पोल्यूशन भी नहीं करता। यहाँ तक कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसे इंप्रूव करता है, इंक्लूडिंग वेस्ट रिसाइकलिंग। वेस्ट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। ईच ईयर विद द इंक्रीमेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कंज्यूमराइजेशन। अगर हम बात करें हर साल जो ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और कंज्यूमरिज्म यानी कि जो कंज्यूमरिज्म हो रहा है, यानी कि जितना भी जो प्रोडक्ट है वो खरीदा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 बिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं।
यानी कि जो अर्बन पीपल है, यानी कि जो वो है ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण ही बोलते हैं शायद उसे, प्लीज करना कमेंट क्या बोलते हैं अर्बन लोगों को, ठीक है। 1.3 बिलियन टन जो होते हैं वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अर्बन पीपल, एंड बाय 2025 यानी कि 2025 तक ये 2200 हो जाएगा बिलियन। दो अभी तक तो 1.3 है, आगे जाके ये 2.200 बिलियन टन पर ईयर हो जाएगा। The production of vermicompost allocates and repurposes most of these wastage as earthworm feed on, ठीक है। तो जो पर्पस है वर्मी कंपोस्ट का वो बहुत ज्यादा रिपर्पसफुल है, यानी कि हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। और जो अर्थवॉर्म्स है वो फीड करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट पे, अर्बन वेस्ट पे, डोमेस्टिक वेस्ट पे, एग्रीकल्चर वेस्ट पे, एनिमल वेस्ट पे, पेपर वेस्ट पे, सॉलिड वेस्ट पे, एंड इवन वेस्ट वाटर वेस्ट पे भी वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें, वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है एज अ मैन्युफैक्चरर एज टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर्स को भी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करवाएगा और जो कंज्यूमर है उनको भी बहुत प्रॉफिट गेन करवाएगा, कस्टमर जो है। इन एडिशन टू प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, बहुत टेक केयर करनी पड़ती है अर्थवॉर्म्स की। दिस कंपोस्ट हैज प्रूवन टू हैव बेटर बेनिफिट्स कॉस्ट रेशो। ये जो है कंपोस्ट जो है, खाद है जो, वो क्या करती है, हैव बेटर बेनिफिट कॉस्ट रेशो, यानी कि जो इनके बेनिफिट्स हैं और जो कॉस्ट इफेक्टिव है उनका रेशियो भी मैटर करता है, कि जो इनके बेनिफिट्स हैं, जितने फायदे हैं उसके हिसाब से जितने भी कॉस्ट ली जाएगी वो ठीक ही होएगी, उतने किफायती है। along with along with better net profit, उसके साथ नेट प्रॉफिट भी तो होगा, विद फिजिबल फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल विजिबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी। इट कैन ऑल्सो वायबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली अच्छा प्रॉफिट होएगा। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज टेक्निकल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन इन फार्मिंग। ये जो है ये एक टेक्निकल एफिशिएंसी भी क्रिएट करती है और जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करती है फार्मिंग में, खेती में, एज वेल एज एनहेंस प्लांट ग्रोथ को भी इंक्रीज करती है। वर्मीकल्चर also reduces and eventually eradicates the need of chemical fertilizer। जो वर्मीकल्चर है वो मेनली रिड्यूस करता है और इवेंचुअली इरेडिकेट्स करता है द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर को ये बिल्कुल टक्कर दे रहा है वर्मी कंपोस्ट, वर्मीकल्चर, जहां हम केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ ये वर्मीकल्चर को यूज कर सकते हैं। अगर हम टर्की का केस देखें, कंटिन्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, जो ये वर्मी कल्चर है वो तो यूज हो ही रहा है टर्की में बहुत ज्यादा, और इसकी कॉस्ट भी बहुत इफेक्टिव है। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज, सो हैज इट्स प्राइस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम बात करें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, भले ही उसे टक्कर दे रहा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स के आज के टाइम पे बहुत मतलब कि जल्दी अमाउंट में वो देता है ना, क्योंकि जल्दी अमाउंट में ज्यादा प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन देता है ना, मतलब कि अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है और प्रोडक्ट ग्रोथ करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो इसका फायदा है ना, कि ये भले ही पोल्यूशन कॉज करता है, लेकिन ये ना कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट में बढ़ती जा रही है। जहां जहां केमिकल फर्टिलाइजर की कॉस्ट वो डिमांड बढ़ती जा रही है, वहां वहां उसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें फिजियो केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द वर्मी कंपोस्ट की, इसमें पीएच में मैटर करता है, ईसी मैटर करता है, ईसी में बताऊंगा अभी आपको क्या है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कैपेसिटी मैटर करती है, नाइट्रोजन कैपेसिटी मैटर करती है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, जिंक, मैंगनीज एंड कॉपर एटसेट्रा, ये सब क्या करती है, मैटर करती है। अर्थवॉर्म are considered as one of the most important biotic components of the soil as they participate in the biodegradation of the organic waste। जो अर्थवॉर्म्स है वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सोइल मेजर किए जाते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं सोइल के, एज दे पार्टिसिपेट इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। अर्थवॉर्म जो है बायोटिक कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं सोइल के, एज दे पार्टिसिपेट इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिनरलाइजेशन यानी कि मिनरल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, और प्लांट न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करती हैं। इट हैज लॉन्ग बीन नोन दैट द अर्थवॉर्म प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करती हैं, एंड रिलीज ऑफ अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्ट, और जो प्लांट न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी में भी हेल्प करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वेस्ट में जो होते हैं ना, वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उससे प्लांट न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। ये डार्विन 1888 में बताया था। द यूसेज ऑफ सेवरल अर्थवॉर्म स्पीसीज फ्रॉम टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेवरल अर्थवॉर्म स्पीसीज होते हैं वे या तो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इन द ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज ब्रूअरी वेस्ट की अगर हम बात करें, ब्रूअरी वेस्ट होता है, ब्रूअरी वेस्ट मतलब जो लिक्विड होता है, जो ड्रिंक्स होती हैं उनका वेस्ट। पोटैटो वेस्ट, जो पोटैटो का वेस्ट होता है। पेपर इंडस्ट्री वेस्ट, जो पेपर वेस्ट होते हैं उसे भी वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। एनिमल वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, हमारा भी एक्सक्रीटा होता है,
वो भी हो सकता है। हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो फूलों का या फिर फ्रूट्स का जो वेस्ट होता है, या जो कचरे गीला कचरा होता है जो कि मेनली जो किचन से निकलता है, वो सारा का सारा कंसीडर किया जा सकता है इन वर्मी कंपोस्टिंग। गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सारा का सारा कंसीडर किया जा सकता है इन वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। इसे फॉसगेट और बैब ने बताया था 1972 में, और सुकामेटो एंड वेटानाबे 1977 में बताया था। ग्राफ 1981। आपको ऐसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। The extensive breakdown of different nutritionally valuable organic waste has also been undertaken by using litter developing compositing epigenic। ये इसमें ये बताया हुआ है कि जो लिटर होता है ना, जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम रिसाइक्लेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो सारा के सारा अर्थों में होता है, वो ब्रेक डाउन करके उसे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो एक नॉन थर्मोफिलिक बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जिसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि जो ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, in which oxygen material in which organic material are converted into vermi compost। जिसमें जो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। विच कंटेन मेजर एंड माइनर, जो कि मेजर और माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं एक बहुत ही ज्यादा एंजाइम फॉर्म में, जिसमें से एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जैसे कि फाइटो हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, जिसके ऑक्सीजन होगी, गिबरेलिन्स होंगे, साइटोकाइनिन्स होंगे, एब्सिसिक एसिड होगी, इथाइलिन होगी। और वर्मी कास्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारी की सारी बातें रिपीट हुई है। जो वर्मी कास्ट होता है वो फॉर्म होता है जब ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्ट होता है सुटेबल फॉर्म में व्हेन ट्रीटेड विद अर्थवॉर्म स्पीसीज। ठीक है, और ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, चीजें बताया हुआ है इसके अंदर। द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे पीएच, ईसी। ईसी मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी को बोला गया है। और एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम, एस सल्फर, सी ए कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, एंड एफ ई फेरस यानी कि आयरन, जेड एन जिंक, एम एन मैंगनीज, सी यू कॉपर। वर मोर इन वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस बाय द अर्थवर्म। अर्थवर्म जो वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करता है उसमें ये सब बहुत अच्छे हाई क्वांटिटी में होते हैं। यूड्रिलस यूजीना एज compared to normal compost produced by the saprophytic microorganism। यूड्रिलस यूगिना जो होता है, यूग्लिना यूड्रिलस यूजिना जो होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपोस्ट। जो यू मैं आपको सिंपल बताऊं, यूड्रिलस यूजिना जो होता है वो सिंपल कंपोस्ट के मुकाबले बहुत हाई कंपोस्ट प्रोड्यूस करता है। जो मतलब सिंपल कंपोस्ट होता है वो तो कोई अर्थवॉर्म भी से क्रिएट कर देगा, लेकिन ये सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कंपोस्ट को। द परसेंट ओसी यानी कि ऑक्सीजन कैपेसिटी वाज डिक्रीज्ड इन वर्मी कंपोस्ट एज दैट ऑफ कंपोस्ट इन ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती है एज दैट ऑफ कंपोस्ट इन ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का जो कंपोस्ट बनता है उसमें तो ऑक्सीजन कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम ओसी प्रेजेंट की बात करें यानी कि वर्मी कंपोस्ट में, तो उसमें कम होती है ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट। based on the ध्यान से पढ़ना, based on the nutrient status of compost and vermicomposting, it can be concluded that the earthworm, that is Eutrylus eugene, is a voracious feeder। यानी कि अगर हम बाकी न्यूट्रिएंट स्पीसीज की बात करें ऑफ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो अर्थवर्म है जिसे हम यूड्रिलस यूजीने नाम की स्पीसीज कह रहे हैं, ये एक वोरेशियस फीडर है, ब्रीडर है। वोरेशियस फीडर मतलब जो कि बिल्कुल गहराई में जाके डीप फीड करती है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को, एंड ब्रीडर्स को यानी कि जो ब्रीडिंग में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, that have all the potentiality to convert any non-toxic organic waste into valuable vermicompost। मैंने आपको कहा ना गहराई में जाके करती है, गहराई में जाके मतलब किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म को, सॉरी किसी भी टाइप के वेस्ट को, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो नॉन टॉक्सिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, उसे क्या करती है वैल्यूएबल वर्मी कंपोस्ट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है एज अ बायो फर्टिलाइजर दैट इन टर्न कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सेवरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यानी कि यूट्रिला यूजिना जो है वो एक नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर सकती है बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, जो कि आगे जाके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर्म में यूज हो सकता है। सॉरी, ओसी का मतलब ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है कंपोस्ट में एज कम्पेयर टू वर्मी कंपोस्ट। जो इसमें जो रिमेनिंग पैरामीटर होते हैं जैसे कि पीएच, ईसी, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ऑलमोस्ट मोर इन वर्मी कंपोस्ट देन दैट ऑफ कंपोस्ट। जो पीएच, ईसी, मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कंपोस्ट। अगेन द क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट मेनली डिपेंड्स। आगे भी जो अगर हम क्वालिटी की बात करें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेस्ट पे, पोटेंशियलिटी ऑफ द अर्थवर्म पे इन वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। पोटेंशियलिटी कितनी है अर्थवर्म्स में उसे ब्रेक करने के, भले ही वो नॉन टॉक्सिक वेस्ट को कर सकता है कि नहीं कर सकता। द एक्टिविटीज ऑफ सैप्रोफिटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थवर्म गट। जो एक्टिविटीज होती है सैप्रोफिटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, वो प्रेजेंट होता है अर्थवर्म गट में। यानी कि अर्थवर्म गट यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उनके ब्रेक डाउन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं
जिससे वही ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे क्या कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनके गट में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, वो उसे क्या कर सकते हैं, वो उसे बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थवर्म गट एंड प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, और उन्हें प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। द वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थवर्म यूटिला यूजिनी from different organic species waste have all the essential physico-chemical parameters as biological fertilizer for sustainable agriculture practices। ठीक है, सिंपल सिंपल बताया हुआ कि वर्मी कंपोस्ट को हम जो यूटिलिस यूजीनी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हैं। एक ही चीज को बार बार बताया गया है, बस डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज को यूज किया गया है। कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की। एक होना चाहिए ब्रीडर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं अर्थ फॉर्म। एक होना चाहिए फीडिंग मटेरियल जिसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, सब्जियों का वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू हो सकता है जिसे हम पराली बोलते हैं, वीट बायोमास हो सकता है जिसे हम घास फूस उग जाती है ना, जो दुबड़े उग जाते हैं, जो घास फूस उग जाती है प्लांट के साइड में अपने आप ही, उसे वीट बायोमास कहते हैं। डेड लीफ लिटर जो कि पत्तियों का वेस्ट होता है, पत्तियों की वो पत्तियों की राख होती है, पत्तियों की वो होती है, वेस्ट होती है, उसे हम डाल सकते हैं। एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो का वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का वेस्ट उसे डाल सकते हैं। अर्बन एंड रूरल बायोडिग्रेडेबल पोर्शन ऑफ वेस्ट, जितना भी सूखा और गीला कचरा है जो ग्रामीण में और नगर निगम में होते हैं, वो सारा का सारा हम यानी कि हमारे आसपास शहरों में और गाँव में जितना भी कचरा होता है, गीला कचरा सूखा कचरा, वो हम डाल सकते हैं। थर्ड, बेडिंग मटेरियल। बेडिंग मटेरियल मतलब कि बेडिंग मटेरियल होता है खाद डाल दी। खाद तो अलग से डालनी पड़ेगी ना, जिसके अंदर उसकी एक्टिवनेस आ जाए, उसके अंदर खाद की एक्टिवनेस आ जाए, खाद की प्रॉपर्टीज आ जाए। तो खाद डाल दी, मिट्टी डाल दी, और लिक्विड डाल दिया, नीम के पत्ते डाल दिए ताकि उसके अंदर स्मेल ना हो। ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, अ कंटेनर और पिट इन अ शेडी प्लेस। जो कंटे अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, इसकी प्रोडक्शन कैसे होगी, तो जो कंटेनर या पिट बनाई है आपने, वो शेडी प्लेस में होनी चाहिए, शेड में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर ज़्यादा धूप ना आए और वो ठीक-ठीक काम करे। व्हाट रोल डज़ अर्थवर्म प्ले इन वर्मी कंपोस्टिंग? अर्थवर्म क्या रोल प्ले करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में? अगर हम फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स की बात करें, तो अर्थवर्म जो होते हैं वो इनसाइड द सबस्ट्रेट मूव करते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट के अंदर जाते हैं, जो कि प्रॉपर एरिएशन में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट की, और तो और सबस्ट्रेट को कूटने में काम करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। दिस कीप्स द ऑर्गेनिक वेस्ट एरेटेड एंड कूलिंग इज एरेटेड, और ये जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को एरेशन रखते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है एयर की जो प्रॉपर कैपेसिटी है, एयर की जो प्रॉपर सर्कुलेशन है उसे मेंटेन रखती है। एंड कूलिंग इज एरेटेड, और जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखते हैं। It also saves cost required for mechanical purposes units or for mixing that are used in conventional composting। सिंपल सी बात है कि ये जो है कॉस्ट को बहुत इफेक्टिव बना लेते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रोसेस हमारे हाथों से हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मशीनरी का काम होता भी है तो वो ज़्यादा प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ओवर हैंडेड होता है। ओवर हैंडेड मतलब हाथों के हाथ होता है, हाथों में हाथ होता है, यानी कि प्रॉपरली बैलेंस हो जाता है। बायोकेमिकल की अगर हम बात करें, बायोकेमिकल ऐसे केमिकल जो लिविंग फॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं हम, जैसे माइक्रोबियल डिपोजिशन की बात करें, सबस्ट्रेट टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ द अर्थवर्म, यानी कि अगर हम माइक्रोबियल डिपोजिशन, अगर इसकी डिपोजिशन की बात करें, तो माइक्रो जो इंटेस्टाइन होता है ना अर्थवर्म का, उसके अंदर ऐसे गट बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि किसी के बड़े से बड़े प्लास्टिक को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, बड़े के बड़े प्लास्टिक को भी निकल सकता है, ऐसे अर्थवर्म होते हैं। लेकिन उनका ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती टॉक्सिक मटेरियल देना है, वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज कैसे अर्थवर्म है और क्या करना चाहिए। अदर रोल्स की अगर हम बात करें, अदर रोल्स क्या हैं वो ये अर्थवर्म के, ये एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं मिक्सचर में, यानी कि ऑक्सीजन कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और सॉलिड वेस्ट को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में जितना भी सूखा कचरा है और गीला कचरा है उसे एब्जॉर्ब करने में, यानी कि खाने में हेल्प करते हैं। पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज कन्वर्टेड टू वार्म बायोमास, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जितना भी सूखा कचरा है, गीला कचरा है, वो सारा का सारा हम वार्म बायोमास यानी कि कीड़ों के बायोमास में यूज कर सकते हैं, यानी कि वो उसे खा जाएंगे और रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स में, यानी कि उनके रेस्पिरेशन में इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और वार्म बायोमास में भी हेल्प करते हैं, यानी कि वार्म बनाने में हेल्प करते हैं, वार्म बायोमास में। ठीक है, वार्म बनाने में भी और रिप्रोडक्शन के थ्रू, और बायोमास को खाने में हेल्प करते हैं। The remaining partially stabilized material is expelled as decreased material that is termed as casting। अगर हम बात करें तो जो रिमेनिंग पार्शियली स्टेबलाइज मटेरियल होते हैं, यानी कि जितना भी डिस्क्रीट मटेरियल होता है जो बाद में बच जाता है, उसे हम बोलते हैं कास्टिंग। वॉर्म्स एंड एरोबिक मेसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, जो वॉर्म होते हैं और जो एरोबिक मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जमीन के ज्यादा नीचे भी नहीं रहते और जमीन के ज्यादा ऊपर भी नहीं रहते हैं, मेसोफिलिक एरिया यानी कि बीच में रहते हैं, एक्ट सिम्बायोटिकली, और वो सारे के सारे सिम्बायोटिकली एक्ट करते हैं, यानी कि जब वॉर्म्स नीचे जाते हैं और जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेसोफिलिक होते हैं, यानी कि जमीन के बीच में रहते हैं,
वो इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं और डिपोजिशन भी नहीं होने, मतलब डिपोजिशन भी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। टाइप्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग वॉर्म्स की अगर हम बात करें, on the basis of their feeding habits they are classified as detrivores and geophagus। ठीक है, अगर हम इनकी कैपेसिटी की बात करें, अगर हम इनकी स्पीसीज की बात करें वर्मी कंपोस्ट के वॉर्म्स की, तो एक होते हैं डेट्राइटस यानी कि डेट्रीवोर्स की फॉर्म में, एक होते हैं जियोफेगस की फॉर्म में। डेट्रीवोर्स की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट लेटर और डेड रूट्स को खाते हैं और अदर प्लांट जैसे डेब्रिस और मैमेलियन डंग को भी खाते हैं नियर द सॉइल सरफेस। जितना भी मैमल्स का जैसे गोबर होता है, जितना भी यूरिया होता है यानी कि यूरिन होता है, वो सारा सारा सॉइल में डालते हैं ना हम, वो जैसे सॉइल में जाता है सारा का सारा, वो सारा का सारा जो डेट्रीवोर्स है यानी कि डेट्राइटस जो कचरा होता है, सारा गीला कचरा सूखा कचरा, ऐसे ऑर्गेनिज्म उन सबको खाते हैं और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज हो सके, उन्हें बोलते हैं डेट्रीवोर्स। और जितना भी गीला और सूखा कचरा होता है उसे हम बोलते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब हमारी कोई खाल, हमारी कोई चमड़ी, हम जैसे मरने के बाद हमारी जो चमड़ी होती है वो जमीन में दफन हो जाती है, हमारी अगर जमीन में छोड़ दें हम तो हमारा जितना भी मांस है वो सारा का सारा जमीन में ही दफन हो जाता है। कहते हैं ना मिट्टी का पुतला है मिट्टी में मिल जाते हैं, बस वैसे ही है कि जितना भी वो जब हमारा मांस है, जितना भी हमारा ये जो स्किन मैटर है वो सारा का सारा जमीन में मिल जाता है, उसी डेट्राइटस कहते हैं। कि मैमिलियन वेस्ट हो गया, प्लांट लिटर यानी कि प्लांट्स का वेस्ट हो गया, डेड रूट्स यानी कि जो जड़े हुए हैं जो रूट्स हैं वो होगी, अदर प्लांट डेब्रिस, बाकी प्लांट्स के जो डेब्रिस है यानी कि जितना भी वो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जितना भी कचरा है, और मैमेलियन डंग यानी कि जो मैमल्स का गोबर हो गया, यूरिन हो गया, उसे हम सॉइल सरफेस में डालते हैं और सॉइल सरफेस में डालने के बाद जितने भी डेट्रीवोर्स है वो उसको ईट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द वॉर्म्स आर रेफर टू एज ह्यूमस फॉर्मर्स। जो वॉर्म्स है उन्हें ह्यूमस फॉर्मर कहते हैं। ह्यूमर जो होती है ह्यूमस, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की लेयर होती है सॉइल में जो कि सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है और तो और सॉइल को कलर प्रोवाइड करती है कि वो डार्क होएगा कि लाइट होएगा। अगर वो डार्क कलर का है मतलब कि वो वेल रिच इन ह्यूमस है, मतलब उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो उसके अंदर वो लाइट कलर का है मतलब इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कम है। एंड कंप्राइज द एपिजेनेटिक एंड एनेसिक फॉर्म्स। ठीक है, और इसके अंदर एपिजिक एंड एनेसिक फॉर्म्स होती है, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होती है स्पीसीज के फॉर्म में। अगर हम बात करें डेट्रीवोर्स की, एक होता है पेरियोनिस एक्सेवेटस, एक होता है एसिनिया फेटिडा, एक होता है यूट्रिला सीजने, एक होता है लैम्पिटो मोरिटी, पॉलीफेरेटिमा इलोंगेटा, ऑक्टोकियंटोना सेरेटा, ऑक्टोकियंटोना क्यूरेनेसिस। ठीक है, कुछ ऐसे हैं, आप याद कर सकते हो इसे। आप इसे कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर में याद कर लो, वरना आप इसे पी से याद कर लो। पी ई ई एल ओ ओ पी, पी पी डबल ई एल पी डबल ओ पी। ठीक है, पीलोप, पी डबल ई एल डबल ओ पी। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसे पिलोप से याद कर लो। पी से पेरियोनिक्स एक्सकवेटस, ई से एसिनिया फेटिडा, ई से जुगलेनस ये यूड्रिलस यूजिने, एल से लैम्पिटो मोरिटी, ओ से ऑक्टोकिनोटा सेरेटा, ऑक्टोकिनोटा क्यूरेनेसिस, और लास्ट में पी से पॉलीफेरेटिमा इलोंगेटा। हो जाएगा यार, थोड़ा सा बार बार बोलोगे तो हो जाएगा। मैं अभी याद करता हूँ, आप भी याद करो। जियोफेगस की अगर हम बात करें, जियोफेगस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सरफेस के नीचे रहते हैं और इनटेक में हेल्प करते हैं। बस एक पेज रह गया, जल्दी से खत्म करते हैं इसे। जो जियोफेगस होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरफेस के नीचे रह के ईट करते हैं, यानी कि जितने भी जड़ें होती हैं और जो डेट्राइटस होता है उसे ईट करते हैं, और जितना भी सोयल सरफेस है उसे ग्रेटर क्वांटिटी में क्या करते हैं, ईट करते हैं। इट कंप्राइज द एंडोजिक अर्थवॉर्म्स। ये एंडोजिक अर्थवॉर्म्स होते हैं, मतलब कि जो सोयल के नीचे रह के खाना पीने का काम करते हैं। मेटाफायर पोस्थ्यूमा एंड ऑक्टेमा थर्शन थर्स्टोनी। ठीक है, इसकी स्पीसीज का नाम है, पोर्ट से याद कर लो, पोस्थ्यूमा, ऑक्टोकेटोना थर्स्टूनी। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। एपिजिक आर सरफेस ड्वेलर्स हु फीड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर। एपिजिक जो होते हैं वो सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं। एंडोजिक earthworms spend much of their time mainly in the mineral layer of the soil and burrow। जो एंडोजिक एपिजिक होते हैं वो तो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जो एंडोजिक होते हैं वो ज्यादातर मिनरल लेयर में रहते हैं या फिर बरो यानी कि नीचे गड्ढे बना के रहते हैं। क्रूशियली दे बरो इनटू द सॉइल इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन। जो अर्थ ये जो होते हैं अर्थवॉर्म्स, ये सॉइल के अंदर अपने जमीनें बना के अपने बिल बना के रहते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल फैशन, अपने लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, preferring to remain within a given stratum as they move around in search of nutrient।
और ये अपने खाने के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। एनेसिक की अगर हम बात करें, एनेसिक अर्थवर्म्स पोजेस, अब स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। एनेसिक यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए वाला लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनेसिक अर्थवर्म्स जो होते हैं वो ट्रेड्स ऐसे पोजेस करते हैं जिनसे वो डेट स्ट्रेंथ और तो दोज ऑफ बोथ एपिजिक एंड एंडोजिक, ये ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे अर्थवर्म जो दोनों की तरह रह सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी रह सकते हैं और जो धरती के नीचे अंडरग्राउंड भी रह सकते हैं। अनलाइक एंडोजिक अर्थवर्म, एनेसिक अर्थवर्म एक वर्टिकल, अब जैसे अब कुछ चेंज होएगा, एंडोजिक जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ठीक है, जो वो जो एंडोजिक होती है वो सारे के सारे ये हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, और जो एनेसिक होते हैं वो वर्टिकल बनाते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे अपर टू डाउनवर्ड्स, एनेसिक मतलब वर्टिकल बनाते हैं रादर देन हॉरिजॉन्टल। बरो इनटू द सॉइल, जो एंडोजिक होते हैं वो ऐसे अपने गड्ढे खोदते हैं, जो एनेसिक होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जमीन के नीचे आ जाते हैं ऐसे वर्टिकल रोज बना के। बरो इनटू द सॉइल, एंड ऑफ नोट, दीज बरोज आर मोर और लेस परमानेंट। और अगर हम इसे नोट करें तो जो बरोज होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, जो अंदर सुरंगी होती हैं, वो या तो ज्यादातर परमानेंट रहती है या फिर नहीं भी रहती। एपोरेक्टोडा लोंगा, एपोरेक्टोडा नोक्टर्ना, ल्यूम्ब्रिकस फ्रेंडी एंड ल्यूम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। मुझे पता है टेरेस्ट्रिस, मुझे पता है बहुत टंग ट्विस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत टंग ट्विस्टिंग नाम है, बट थोड़ा ट्रिक लगा लेना, ठीक है। अगर मैं ट्रिक बताऊं तो लाल से याद कर लो। लाल मतलब एल से ल्यूम्ब्रिकस फ्रेंडी, ए से एपोरेक्टोडा लोंगा, ए से एपोरेक्टोडा नोक्टर्ना और एल से ल्यूम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, ठीक है, ऐसे लाल से याद कर लो। फॉर यूज इन द वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस द एपिजिक एंड एनर्जिक वर हार्नेस्ड। अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें, जो एपिजिक होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, और जो एनर्जिक होते हैं जो कि वर्टिकल वो बनाते हैं, इन लोगों को इन जैसे अर्थवर्म्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट यानी कि हार्नेस किया जाता है, यानी कि इन लोगों को लिया जाता है, यानी अर्थवर्म्स को लिया जाता है। अगर हम बात करें एसिना फिटिडा की, द टाइगर और ब्रांडिंग वर्म इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। एसिना फिटिडा जो है, जिसे हम टाइगर और ब्रांडिंग वर्म कहते हैं, इसे हम मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं क्योंकि ये इजीली नॉन टॉक्सिक वेस्ट को भी क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। लिम्ब्रिकस रूबेलस, यूट्रिलस यूजीने एंड पेरियोनिक्स एक्सकावेटस, एंड एशियन जीनस जिसे हम बोलते हैं, एंड इसिनिया एंड रे आर अदर सुटेबल स्पीसीज जिन्हें हम यूज करते हैं। रेड वॉर्म स्पीसीज जिसे हम इसिना फिटिडा और लिम्ब्रिकस रूबेलस कहते हैं आर कंपोस्टर्स, इसे कंपोस्ट फॉर्मर्स कहते हैं, लिविंग नेचुरली इन द सॉइल दैट कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। For this reason, they are often used together, जिसे हम together भी use कर सकते हैं with Acina foetida on the surface and Lumbricus rubellus further down in vermicomposting system। हम इनको ग्रुप्स में भी यूज कर सकते हैं, कुछ को नीचे दफना दिया, कुछ को ऊपर दफना दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग अगर हम बात करें, बस ये ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स है। प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें, फीडिंग मटेरियल्स, worms कैन ईट डंग फ्रॉम एनिमल। worms क्या करते हैं, एनिमल का डंग खाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट खाते हैं, रेजिड्यूज फ्रॉम वेजिटेबल्स खाते हैं, वेस्ट फ्रॉम द फूड मार्केट खाते हैं, वेस्ट फ्रॉम द फ्लावर मार्केट खाते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट खाते हैं, वेस्ट फ्रॉम द फ्रूट मार्केट खाते हैं, ऑल अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन सबको खाते हैं। Before being used for vermicompost production, cattle dung should be dried in open sunlight। अगर हम इसे वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज करने जा रहे हैं, काऊ के जो डंग होते हैं, काऊ के जो गोबर होते हैं, जिसे हम गाय का गोबर कहते हैं, इसे वर्मी कंपोस्ट यानी खाद बनाने से पहले हमें इसे सुखा लेना चाहिए, मतलब सूखा गोबर यूज करना चाहिए, सूखे जो उपले होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए। That can be dried in open sunlight depending on the feedstock being used, temperature, moisture level and the density of the worm population। अगर हम बात करें डिपेंडेंसी की, डिपेंडिंग ऑन द फीडर स्टॉक बीइंग यूज, जितना भी जैसे भी फीड स्टॉक यूज किए जा रहे हैं, टेम्परेचर मैटर करता है, मॉइस्चर लेवल डिपेंड करता है, एंड द डेंसिटी ऑफ द वर्म पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है वर्म पॉपुलेशन की, मतलब कि वर्म्स हम कितने यूज कर रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में हम कितना वर्म्स जो है वो डाल रहे हैं। ये ना हो कि 1 लीटर में हम, मतलब भले ही हमने 1 लीटर डाल दिया वो ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर 1 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया और हमने 5-5, 6-6 किलो अर्थवॉर्म डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 किलो अर्थवॉर्म जो है वो 5 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने की ताकत रखता है। इसलिए अगर हम सिर्फ 1 किलो डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें 5 kg पर 1 kg कर लेना चाहिए कि 1 kg जो अर्थवॉर्म है 5 kg कर सकते हैं, तो जो 1 kg है उसे कर दो तो वो 1/5 यानी कि 0.5 होना चाहिए, 1/5 यानी कि 0.2, तो 0.2 kg यानी कि 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम यूज होने चाहिए, 200 ग्राम वो अर्थवॉर्म्स 1 किलो के लिए बहुत हो रहेंगे, ठीक है।
प्रॉपर लोडिंग रेट्स रिक्वायर नो इंक्लूजन ऑफ न्यू फीडस्टॉक। जो प्रॉपर लोडिंग रेट्स होते हैं यानी कि अभी बताता हूँ, रिक्वायर नो इंक्लूजन ऑफ न्यू फीडस्टॉक अंटिल द बल्क ऑफ द फीडस्टॉक प्रीवियसली इंट्रोड्यूस हैज बीन डिकम्पोज्ड। नया फीडस्टॉक डालने की कोई जरूरत नहीं है जब तक पहले वाला नहीं अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। ये ना हो, हाँ मैं ये भले ही कह रहा हूँ कि हर एक एक हफ्ते में हमें नए नए ऐड करने हैं, बट जब तक पहले वाला वर्मी कंपोस्ट खत्म नहीं हो जाता, पहले वाला वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डिग्रेड नहीं हो जाता, तब तक हमें नई पिट शुरू नहीं करनी चाहिए। तब तक हमें उसके अंदर नई वो जो प्रोसेस है उसे शुरू नहीं करना चाहिए। A high protein feedstock such as grain, mash or cotton seed meal is added if worms are not growing. अगर worms grow नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो चुकी है या फिर वो अपने आप को बढ़ा नहीं रहे हैं, उससे क्या करना चाहिए? हाई प्रोटीन फीड स्टॉक यानी कि प्रोटीन्स डालने चाहिए, जैसे कि हमने ग्रेन्स डाल दिए, हमने मैश डाल दिया, मैश मतलब मिट्टी डाल दी, हमने वो ऑर्गेनिक वेस्ट का वो ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट की चटनी बना के डाल दी, या फिर ग्रेन्स डाल दिए, ग्रेन्स यानी कि जो गेहूं के दाने होते हैं वो डाल दिए, कॉटन सीड मील होती है एक, वो डाल दी। ठीक है, उससे क्या होते हैं, इनकी ग्रोथ जो बढ़ जाती है। बेडिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, अब बेडिंग प्रोडक्ट सर्टेन जो बेडिंग प्रोडक्ट होता है वो सर्टेन एग्रीकल्चर रेजिड्यूज से यूज होता है, सच एज प्लांट वेस्ट और सॉलिड कंपोस्ट वेस्ट। जो बेडिंग वेस्ट होता है ना, मतलब कि बेडिंग वेस्ट सिंपल सिंपल कहने का मतलब है कि आपने आपने एक वो तो बना दी, आपने एक पिट तो बना दी, उसके नीचे आप करोगे क्या, सीधा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दोगे? नहीं, पहले मिट्टी डालनी होती है, फिर उसके बाद हल्का सा नीम के पत्ते डालने होते हैं, उसके ऊपर खाद डालनी होती है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक वेस्ट डालना होता है, उसके ऊपर प्लांट वेस्ट सॉलिड कंपोस्ट डालना होता है, ये सब करना होता है। ऐसे नहीं कि एकदम से आप ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दोगे। जो अर्थवॉर्म्स है उनके लिए भी एक प्रॉपर बेड बनाना पड़ेगा ताकि वो इजीली अंडरग्राउंड जो हो सके, इसलिए। ठीक है, अगर सीधा डाल दोगे तो फिर वो ठीक से खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे तो कंक्रीट है, नीचे तो पक्का है, मर जाएंगे वो। इन जनरल बिकॉज ऑफ बेडिंग कंटेंट अफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द सॉइल पीएच। जो जनरली अगर हम बात करें, जो बेडिंग कंटेंट होता है उसमें पीएच होता है वो इंक्रीज हो जाता है, विच इज हार्मफुल टू वोम, जो कि हार्मफुल हो सकता है वोम के लिए। द बेडिंग कंटेंट शुड मेंटेन मॉइस्चर। जो बेडिंग कंटेंट होता है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। स्टे लूज एंड एरिएटेड, जो लूज होता है एरिएटेड होता है। एंड बी लो इन प्रोटीन एंड नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन और नाइट्रोजन में क्या होता है, लो होता है इन कंटेंट। बेडिंग कंटेंट की अगर हम बात करें वो वेरी करता रहता है एज पर द अर्थवॉर्म स्पीसीज विद अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड टू क्रिएट रिचर कंपोस्ट। और अगर हम रिचर कंपोस्ट की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स और रिचर कंपोस्ट के लिए जो अर्थवॉर्म कैपेसिटी होती है और जो बेडिंग कंटेंट होता है वो वेरी करता रहते हैं। सुटेबल बेडिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, कोयर वेस्ट हो सकता है, गत्ते हो सकते हैं, शेडिंग फॉलिस लीफ यानी पत्तियां हो सकती है जो सूखी पत्तियां हैं जो गिरी हुई हैं, सो डस्ट, जो सो डस्ट हो सकती हैं। ठीक है, चॉप्ड स्ट्रो हो सकते हैं, चॉप स्ट्रो जो स्ट्रोज होते हैं उनको चॉप करके डाल सकते हैं। मल्च्ड पेपर जो होते हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया, सेमी कंपोस्टेड सॉलिड सॉलिड मैन्योर हो गया। सीविंग और श्रेडिंग की अगर हम बात करें, बाय श्रेडिंग रॉ मटेरियल इनटू स्मॉल पीसेस डिकम्पोजिशन कैन बी एक्सेलरेटेड। अगर अब फॉर एग्जांपल आपको मैं पूरी की पूरी रोटी दे दूं अपने मुंह में डालने के लिए, आप धीरे धीरे चबाओगे, वहीं मैं उसको थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके खाओगे तो वो जल्दी जल्दी चबा पाओगे। बस वैसे ही होता है कि श्रेडिंग और सीविंग में क्या होता है कि जब आप रॉ मटेरियल के टुकड़े करके डालते हो ना, रॉ मटेरियल को चीर के डालते हो, उससे होता क्या है कि डिकम्पोजिशन जल्दी होती है, क्योंकि अर्थवॉर्म को उसे ब्रेक करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और वो जल्दी जल्दी ब्रेक कर पाते हैं। ब्लेंडिंग की अगर हम बात करें, टू अचीव अ नियर ऑप्टिमल सी बाई एन रेशियो यानी कि कार्बन बाई नाइट्रोजन रेशियो ऑफ 30:1 और 40:1, कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस सच एज सो डस्ट की अगर हम बात करें, पेपर की अगर हम बात करें, स्ट्रो की बात करें, कंबाइंड विद नाइट्रोजन रिच प्रोडक्ट्स सच एज सीवेज स्लज की बात करें, सीवेज स्लज बन जाता है जैसे बायोगैस स्लरी एंड फिश स्क्रैप्स, उससे क्या हो सकता है, हमें सी बाई एन रेशियो ज्यादा मिलेगा यानी कि कार्बन बाई नाइट्रोजन रेशियो ज्यादा मिलेगा, जिससे हमें कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस यानी कि सो डस्ट, पेपर और स्ट्रो के कंबाइन कर सकते हैं हम नाइट्रोजन रिच प्रोडक्ट्स को, जैसे कि सीवेज स्लज बनता है, बायोगैस स्लरी बनती है और फिश स्क्रैप बनते हैं। गुड क्वालिटी कंपोस्ट की अगर हम बात करें, जो कि माइक्रो मेन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय वेराइड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि वेराइड मिक्सचर में होता है सब्सटेंसेस में। ठीक है, वेरिड में होता है मतलब कि वेरिएबल मल्टीपल वेज में होता है, जो कि गुड क्वालिटी कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है। काफी मेजर और माइनर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर मेन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें हम वेरिड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस के मिक्सचर में यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो अच्छी होती है। प्री कंपोस्टिंग और हाफ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनो प्री कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें हार्ड डाइजेशन की, कि कंपोस्टिंग से पहले, खाद बनने से पहले। और देखो, एक होता है स्टेज जब खाद बनने के लिए हमें दे दी लेकिन अब तक वो बने ही नहीं है, कि मतलब हार्ड डाइजेशन हो चुकी है, तो क्या करेंगे हम, in order to avoid worm system from feeling so much sun,
मैन्योर फीडबैक एंड बेडिंग शुड बी प्री कंपोस्टेड। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर वॉर्म को ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर उनको बहुत धूप लग रही है तो उससे होगा क्या कि जो मैन्योर है, फीड स्टॉक यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अच्छे से बेडिंग करनी चाहिए, यानी कि जो मिट्टी है, नीम के पत्ते जैसे मैंने आपको बताया वो प्री कंपोस्टेड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर पहले से खाद डाल दो ताकि जितने भी खाद है उससे अर्थवॉर्म जल्दी जल्दी क्या हो सके, डिकम्पोज करके एनर्जेटिक हो सके और जल्दी जल्दी वो सारे सब्सटेंसेस क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। When introduced into the worm system, fresh manure produces a lot of energy that transfer into additional heat। जैसे वो worm खाते हैं उसे जो fresh manure है वो इतनी ज़्यादा heat generate करता है, इतनी ज़्यादा energy generate करता है जिससे कि जो heat है वो पूरे के पूरे system को गर्म कर देती है। Strong heat in the beds of the worm can be deadly। अगर बहुत ज़्यादा heat अगर हम worm के जो underground worms हैं उनको दें तो वो dead हो सकते हैं worms, इसलिए हमें उसे धूप में नहीं, छाया में रखना चाहिए। हल्की हल्की धूप चलेगी लेकिन धूप में नहीं रखना बिल्कुल भी। The bedding and feeding material are then combined, watered and allowed to ferment for approximate 2 to 3 weeks। जो बेडिंग है और फीडिंग मटेरियल है उसे वाटरिंग करनी चाहिए और अलाउड टू फर्मेंट, उसे फर्मेंट होने देना चाहिए 2 से 3 हफ्तों तक ताकि वो इजीली न्यूट्रिशनेबल बन जाए, जिससे कि वो इजीली क्या हो सके, वो इजीली कंट्रीब्यूट कर सके सॉइल फर्टिलिटी में। It is necessary to hold the raw material in piles to allow the temperature to exceed 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। जो रॉ मटेरियल है उनको लेयर्स में रखना चाहिए ताकि क्या हो कि जितना भी टेम्परेचर है वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाए। अगर हम इसे लेयर्स में रखेंगे हीट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर होगी, हीट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर होगी तो जो हीट नीचे है वो दब जाएगी, यानी कि ट्रैप हो जाएगी, जिससे कि हीट नीचे इंक्रीज होएगी और जो ऊपर होएगी वो भी एक दूसरे को पास आउट करेगी। सिंपल है ना कि जो नीचे हीट दबी हुई है वो तो इंक्रीज होती जाएगी लेकिन जो ऊपर हीट है वो ट्रांसफर होती जाएगी अपर लेयर्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 50 से 55 डिग्री से ज़्यादा ही हो जाएगा। सब्सटेंस इज ओवर टर्न 3 to 4 टाइम्स। जो सब्सटेंस होता है जैसे हम कहते हैं ना सब्जी जो होती है उसे पलटते रहना चाहिए ताकि वो ये सारे जगह सिक जाए, बस ऐसे सब्सटेंस जो होता है उसे बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे मिक्सिंग करते रहनी चाहिए 3 से 4 बार ड्यूरिंग दिस फेज टू गेट द टेम्परेचर डाउन एंड टू एड इन यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन, ताकि इसमें टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे और जो यूनिफॉर्म डिकम्पोजिशन है वो भी हो सके। इट इज पास टू द वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन मेथड एज द मटेरियल बिकम्स वेरी फ्रेजाइल। ये जो होता है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इट इज पास टू द वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। जो भी वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन होती है वो मटेरियल जो होता है वो फ्रेजाइल हो जाता है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन से जो सॉइल होता है वो फर्टाइल बनता है, जो मटेरियल है वो फ्रेजाइल यानी कि बहुत न्यूट्रिशनेबल बनता है एंड द वर्म्स आर इंसर्टेड इनटू इट रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स ओल्ड। लेकिन जब हम वो और जो वर्म्स होते हैं डाले जाते हैं वो या तो कुछ दिन पहले डाले जाते हैं या फिर जो कुछ हफ्ते पहले डाले जाते हैं। मॉइस्चर, टेम्परेचर और पीएच की अगर हम बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये पीएच से 60% मॉइस्चर होना चाहिए, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर और जो पीएच होना चाहिए वो 6.5 to 7% 7 होना चाहिए। जो हाइट होनी चाहिए बेड की वो रेगुलेट करेगी उसके टेम्परेचर को, जितनी हाइट होगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफ्लोरा एंड अर्थवर्म कैन बी डिक्रीज बाय हायर और लोअर टेम्परेचर। जो टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर उनकी माइक्रोफ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी और अर्थवर्म की जो फंक्शनिंग है उसमें रुकावटें आएंगी। ठीक है, और अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, मोस्टली लास्ट टॉपिक ये है, लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट। मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 0.3 मीटर कंटेनर। कंटेनर मतलब एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ और एक होती है हाइट। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर 0.3 मीटर हाइट होनी चाहिए। कंटेनर कैरीज अबाउट 30 to 40 kg ऑफ बेडिंग एंड फीडिंग मटेरियल। ठीक है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर लेंथ यानी कि 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 30 मीटर जो 300 सेंटीमीटर है वो क्या होनी चाहिए, वो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए कंटेनर की, जिसमें उसने 30 से 40 किलो जो है हमें बेडिंग और फीडिंग मटेरियल डालना है, मतलब कि उसमें हल्का सा सूखा कचरा, हल्का सा मिट्टी, हल्की सी खाद खाद और हल्के से नीम के पत्ते, हल्के से वो सूखे पत्ते, वो सब डाल सकते हैं 30 से 40 केजी तक। ठीक है, 30 से 40 किलो। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर अ वर्मिकल्चर बेड और वार्म बेड 3 सेंटीमीटर बाय पुटिंग डस्ट और हस्क और कोय वेस्ट और शुगर केन गार्बेज इन द बॉटम ऑफ द टब कंटेनर। इसमें बताया भी होगा कि जो वर्मिकल्चर बेड होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है। 3 सेंटीमीटर बाय पुटिंग डस्ट और हस्क और कोय वेस्ट और शुगर केन गार्बेज इन द बॉटम ऑफ द टब कंटेनर। अगर हम बात करें बाय पुटिंग डस्ट और हस्क मतलब कि देखो मिट्टी होगी, ठीक है, हस्क हो गया, हस्क मतलब जो खेतों का कचरा होता है, कोयर वेस्ट हो गया, शुगर केन हो गया यानी कि गन्ने का जो गार्बेज होता है, पराली होती है, वो सब डाल दो। उससे क्या बन जाता है कि अच्छा बड़ा टब कंटेनर भर जाता है बेडिंग से। ठीक है,
द कल्चर बेड कैन बी स्प्रेड विद इन द शीट ऑफ फाइन सैंड। जो कल्चर बेड होता है उस पे हम हल्की सी मिट्टी डाल सकते हैं 3 सेंटीमीटर तक, फॉलोड बाय द लेयर ऑफ गार्डन सॉइल, जिसमें हम गार्डन की जो है यानी कि खेतों की जो सॉइल होती है, खेतों की जो खाद होती है वो डाल सकते हैं 3 सेंटीमीटर तक। A 15 to 20 centimeter sheet of organic waste material pre-composted or half digested can be spread on the warm bed। जो हम पहले से ही कंपोस्टेड है, पहले से ही जो खाद बनी हुई है उसे क्या कर दो 15 से 20 सेंटीमीटर तक फैला दो ऊपर बेडिंग तक। बेडिंग समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इट इज स्प्रिंकल्ड विद रॉक फॉस्फेट पाउडर। रॉक फॉस्फेट पाउडर आता है एक, टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ फॉस्फेट इफ रिक्वायर्ड। उसे डाल दो, स्प्रिंकल कर दो उसके ऊपर, पानी में डाल के स्प्रिंकल कर दो, वरना ऐसे पाउडर के फॉर्म में स्प्रिंकल कर दो। सोइल और काउ डंग इज यूज्ड टू कवर द ऑर्गेनिक लेयर विद स्प्रिंकल काउ डंग स्लरी। जो सोइल या फिर गांव जो गाय के गोबर होते हैं उससे कवर कर दो अच्छे से ऑर्गेनिक लेयर को विद स्प्रिंकल काउ डंग स्लरी। काउ डंग अगर सूखा हो तो और भी अच्छा है, और गिल्ला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, उसे सुखा लेना। द सिलेक्टेड अर्थवर्म आर रिलीज थ्रू द क्रैक्स क्रिएटेड। जितने भी क्रैक्स क्रिएट हुए हैं उसमें 1000 से 1500 अर्थवर्म्स जो हैं वो डाल दो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द अर्थवर्म, कवर द रिंग विद वायर मैश और गनी सैक। अगर अर्थवर्म्स को बर्ड्स ने देख लिया तो वो उसे खा जाएंगी, इससे अच्छा है उसे एक जाली के साथ कवर कर दो ताकि अर्थवर्म अपना काम अच्छे से कर सकें, ठीक है। वाटर इज स्प्रिंकल टू मेंटेन एडिक्वेट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर रेगुलरली एंड डेली। वाटर को स्प्रिंकल करते रहना ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी कंटेंट मेंटेन रहे और टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहे। ज़्यादा वाटर भी मत कर देना जिससे उसकी ह्यूमिडिटी कंटेंट डेवलप हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, और ज़्यादा टेम्परेचर भी मत बढ़ा देना, ज़्यादा वाटरिंग भी मत कर देना जिससे वो ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। क्योंकि डूबने डूबने से कुछ नहीं होगा अर्थवर्म्स को, क्योंकि वो तो रहती ही पानी में है, लेकिन फिर भी ख्याल ख्याल रखना कि ह्यूमिडिटी कंटेंट आगे पीछे ना हो जाए। हार्वेस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें, 3 महीने के बाद जो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा वो रेडी हो जाएगा। मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट यूजेज सबस्ट्रेट, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या सबस्ट्रेट और कितना ऑर्गेनिक वेस्ट डालें। वो ब्लैक कलर का होगा, ग्रेन्यूलर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब कि होल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, छोटे छोटे दानों की फॉर्म में। लाइट वेट होगा, ह्यूमस रिच यानी कि डार्क कलर का होगा। वर्मी कंपोस्ट जो होगा उसकी हार्वेस्टिंग जो होगी उसके लिए मैनुअल आइसोलेशन ऑफ वॉर्म्स चाहिए, यानी कि हाथों से वॉर्म्स निकालना, किसी मशीनरी के थ्रू नहीं, उससे वॉर्म्स मर जाएंगे और इन वॉर्म्स को हम फिर से यूज कर सकते हैं। वाटरिंग इज स्टॉप्ड फॉर 2 to 3 days बिफोर एम्प्टिंग द बेड। जब आप बेड को एम्प्टी करोगे ना उससे 2 से 3 पहले ना, 2 से 3 दिन पहले पानी मत देना, उसे बिल्कुल बेड को एम्प्टी होने देना, टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ वर्म्स फ्रॉम द कंपोस्ट, जिससे कि जो वर्म्स है वो इजीली निकल जाए वर्म कंपोस्ट से। द वर्म्स विल बी पुश्ड टू द बॉटम ऑफ द बेड बाय दिस। जो वर्म्स हैं वो बॉटम ऑफ द बेड पुश हो जाएंगे बाय दिस, जितने भी मैकेनिकल मेथड है उससे जितने भी वर्म्स हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। फॉर न्यू कल्चर बेड द वर्म्स आर कलेक्टेड। अगर न्यू कल्चर बेड बनाना है तो वर्म्स को कलेक्ट करो फिर से, टू रिट्रीव द कोकोन्स, young worms and unconsumed organic waste. The gathered vermicompost is dried and passed through a 3 millimeter sieve। अगर हमें कुकून्स को रिट्रीव करने हैं, मतलब कि कुकून्स, यंग वॉर्म्स और अनकंज्यूम्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कलेक्ट कर सकते हैं। द गैदर्ड वर्मी कंपोस्ट इज ड्राइड। जो गैदर्ड होता है वर्मी कंपोस्ट जो गैदर किया हमने उसे ड्राई करने के लिए छोड़ दो, और उसे 3 मिलीमीटर की एक ट्यूब होती है उससे पास करो ताकि वो इजीली क्या हो जाए, इजीली वो लाइक जिसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स है उसकी फिल्ट्रेशन हो जाए। For seeding the new culture beds, cocoon and young worms are used। अगर जो सीडिंग करनी है कल्चर बेड्स की उसमें से कुकून और यंग वर्म्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। जो बेड्स हैं उस पे हम कुकून या फिर यंग वर्म्स को यूज कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर हम बात करें, पैकेजिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट की, तो हार्वेस्टेड वर्मी कंपोस्ट शुड बी स्टोर्ड इन अ डार्क कूल लोकेशन। जो वर्मी कंपोस्ट है उसे डार्क और कूल लोकेशन में ट्रांसफर वो हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि स्टोर करना चाहिए। मॉइस्चर लेवल 40% होना ही चाहिए 40%, एटलीस्ट 40% उससे ज़्यादा होना चाहिए। सनलाइट शुड नॉट फॉल ऑन द कंटेंट बीइंग कंपोस्टेड। जो कंपोस्ट रेडी हुआ है उस पर सनलाइट नहीं फॉल होनी चाहिए, बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ सेल पैकेजिंग कैन बी डन। सेल के टाइम पे पैकेजिंग हो सकती है 1 किलो के पैकेट में, 2 किलो के पैकेट में, 3 किलो के पैकेट में। पीरियोडिक स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर कैन बी डन टू रिटेन द लेवल ऑफ मॉइस्चर एंड ऑल्सो टू मेंटेन अ बेनिफिशियल माइक्रोबियल पॉपुलेशन इफ इट इज केप्ट इन ओपन लोकेशन। हम वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि उसका लेवल मेंटेन हो सके, टेम्परेचर लेवल, मॉइस्चर लेवल मेंटेन हो सके, और जितने भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है अगर उसमें कोई है ओपन लोकेशन में उसे क्या हो सके, वो रिटेन कर सके और मेंटेन हो सके माइक्रोबियल पॉपुलेशन। वर्मी कंपोस्ट में भी प्रिजर्व फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। वर्मी कंपोस्ट को 1 साल तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ क्वालिटी इफ द मॉइस्चर लेवल इज केप्ट एट 40%। अगर मॉइस्चर लेवल को 40% तक रखा गया तो उसे हम 1 साल तक क्या कर सकते हैं, विदाउट द लॉस ऑफ क्वालिटी हम उसे यूज कर सकते हैं फाइनली, अगर हम उसे मार्केट करेंगे, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कर देना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसका सपोर्ट मिलेगा।
इस कंटेंट को प्यार देते रहना, लव करते रहना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।